शहरी और राउंड मास्टर। अध्याय 111 111,111 देवदूत के रूप वाला दानव। ये ट्रिक सिर्फ 30 दिन में नए बाल उगाए, यकीन न हो तो खुद ही सजाएं। अल्फा हेयर ऑयल। 111 अध्याय 111 देवदूत जैसा दिखने वाला दानव। 111 अध्याय 111 देवदूत जैसा दिखने वाला दानव। अध्याय 111 देवदूत जैसा दिखने वाला दानव। लेकिन जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ती गई, झांग युक्सुआन उतना ही अधिक घबराता गया। बहन, कृपया ज्यादा दूर मत जाओ। झोंगहाई शहर में हाल ही में सख्ती से नियमन किया गया है। बस उन्हें जाने दो। झांग युक्सुआन अब इसे सहन नहीं कर सका। उसने भौहें चढ़ाई और गाओगे और अन्य लोगों की ओर देखा। हालांकि इन बदमाशों को अपनी जगह का पता नहीं था और उन्होंने झांग युक्सुआन की छाती पर जोर से धक्का दे दिया, खासकर इसलिए क्योंकि झांग युक्सुआन और उसकी बहन फुसफुसा रहे थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना था कि क्या कहा गया था। लेकिन झांग युक्सुआन की बहन के चुलबुले स्वर को सुनकर वे कुछ हद तक निश्चिंत हो गए, ये सोचकर कि यह महिला उतनी डरावनी नहीं हो सकती जितनी उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय बगल में खड़े झांग युक्सुआन ने उन्हें कुछ असहज कर दिया। उन्हें डर था कि झांग युक्सुआन उनके बारे में बुरा बोल रहा है। समझ गया, अब बाहर निकलो, बहुत परेशान कर रहे हो। झांग मेंगजी की आवाज विशेष रूप से आकर्षक और मोहक थी, जिससे कोई भी बेहद सहज महसूस कर सकता था। झांग युक्सुआन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने गाओगे और अन्य लोगों की ओर देखा और अप्रसन्न भाव के साथ जल्दी से वहां से चला गया। कोई सोच सकता है कि झांग युक्सुआन के जाने के बाद गाओगे को थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि वह चुलबुली महिला केवल अपनी पीठ दिखाते हुए एक ऐसा वाक्य बोलेगी जिससे गाओगे और अन्य लोगों के पैर कांपने लगेंगे और वे लगभग दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेक देंगे। झांग मेंगजी ने कुछ देर रुककर सहजता से कहा, उन्हें बाहर खींचो और उनके अंक तोड़ दो। एक साधारण वाक्य, मानो वज्रपात ने उनके दिलों को तोड़ दिया हो। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने सोचा था कि काले वस्त्र वाली यह महिला उतनी बुरी नहीं है जितनी कल्पना की गई थी, और यह मान लिया था कि झांग युक्सुआन उनके अनुकूल नहीं होगी, लेकिन असली बुराई तो यह आकर्षक महिला निकली जिसका चेहरा अभी तक दिखाया भी नहीं गया था। नहीं नहीं, चलो इस पर बात करते हैं। ठीक है, मुझे ये सामान बस दूसरों ने सौंपा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग पैसा चाहते हैं तो मैं अपने बॉस को फोन कर सकता हूं और हम आपको भुगतान कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्यों होना चाहिए? पब फ्यूचर विज्ञापन। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जब भी संभव हो लोगों को छोड़ देना बुद्धिमानी है। कृपया ऐसा न करें। गाओगे और उसके अधीनस्थ सभी चिल्लाने लगे, दया की भीख मांगने लगे, लेकिन कमरे में मौजूद क्रूर लोगों ने उनकी विनती की जरा भी परवाह नहीं की और उन्हें सीधे पीछे के दरवाजे की ओर खींच लिया। जल्द ही पीड़ा की चीखें लगातार जारी रहीं। खून से कुआं पीछे से लाल हो गया। झांग मेंगजी अभी भी आराम से सिगरेट पी रही थी, धुएं के छल्ले छोड़ रही थी। वह टीवी शो देखकर खुश थी, खिलखिला रही थी और कमरे में हंसी गूंज रही थी। बहन, वे सभी छात्र हैं, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? इस समय झांग युक्सुआन अभी भी अपनी बहन से पूछताछ करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। युक्सुआन, क्या ऐसे दुष्ट लोग तुम्हारे क्रोध के लायक हैं? मैंने सुना है कि वे अभी अभी तुम्हें छेड़ रहे थे। तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हो, बल्कि मुझे डरा रहे हो? मेरा दिल बहुत कमजोर है। झांग मेंगजी की हंसी जारी रही जब उसने रोशनी में अपने ताजा रंगे हुए नाखूनों को ऊपर उठाया और आराम से देखने लगी। लेकिन उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया, रहस्यमय ढंग से अलग थलग रही। लेकिन क्या हम बहुत क्रूर नहीं हो रहे हैं? झांग युक्सुआन आखिरकार केवल 18 वर्ष का था और यद्यपि वह अपनी बहन की शैली का आदी था, फिर भी आज की घटनाएं उसे अत्यधिक लगी। निर्दयी, इसमें क्रूरता कहाँ है? उस क्षण झांग मेंगजी की आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई, जो उसके पहले के चुलबुले स्वर से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। क्या उनके लिए झोंगहाई शहर में आकर प्रतिबंधित सामान बेचना क्रूरता नहीं है? क्या आप उन्हें झोंगहाई शहर को नुकसान पहुंचाते हुए देखना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, इन बदमाशों को अगर हम आज नहीं मारेंगे तो क्या आपको पता है कि जब ये सफेद पदार्थ बाहर आएगा तो कितने लोगों की जान ले लेगा? हमने कितने परिवारों को नष्ट कर दिया है, कितने लोगों को मृत छोड़ दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मत भूलना, हम भी इससे पीड़ित हैं। बचपन से ही हमारे माता पिता नहीं थे, हम दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन हम पर दया किसने की? क्या हम निर्दोष नहीं हैं? क्या हम गंदगी की तरह व्यवहार किए जाने के लिए पैदा हुए हैं? युक्सुआन, मैं आपको बता रहा हूं, ये समाज बहुत यथार्थवादी है। यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे जो करना है उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपनी बहन की बातें सुनने के बाद झांग युक्सुआन चुप हो गई और उसकी आत्मा कुछ व्याकुल लग रही थी। उसकी बहन की बातें बिना कारण नहीं थीं। यदि इन लोगों को रिहा कर दिया गया तो कौन जानता है कि भविष्य में झोंगहाई शहर के मार्शल आर्ट जगत में कितनी अवैध वस्तुएं भर जाएंगी, जिससे कई लोगों को नुकसान होगा। क्या उनके अपने माता पिता भी ऐसे लोगों द्वारा नहीं मारे गए थे?
ये सोचकर झांग युक्सुआन के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे, जबकि उसकी बहन झांग मिंगजी ने एक बार भी अपना सुंदर चेहरा उसकी ओर नहीं घुमाया, जिसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जहरीले सांप के नाम से जाना जाता है। एक महिला जिसका स्वरूप देवदूत जैसा है लेकिन हृदय दानव जैसा है। जब अगले दिन की धूप कमरे में घुसी और लिन जिफेंग की पलकों पर पड़ी, तो वह आलस से करवट बदल गया, अभी भी एक सुंदर और मोहक महिला को पकड़े हुए सुबह सुबह उसके शरीर की अनोखी खुशबू को सूंघ रहा था। लिन जिफेंग को यह एहसास अच्छा लगा, उसके लिए अब जीवन बिना किसी बाधा के जीवंत और पूर्ण हो गया था। शायद ये स्वतंत्र और सहज जीवन शैली ही थी जिसकी वह हमेशा से चाहत रखते थे। ऐसा लग रहा था कि पागलपन भरी रात ने उस खूबसूरत महिला को काफी थका दिया था। उसका हल्का मेकअप किया हुआ चेहरा नींद में थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। नींद में उसके साथ खिलवाड़ होना निश्चित रूप से कोई सुखद अनुभव नहीं था। ये ट्रिक सिर्फ 30 दिन में नए बाल उगाए, यकीन न हो तो खुद ही सजाएं। अल्फा हेयर ऑयल। स्नैप। लिन जिफेंग ने सिगरेट जलाए और आराम से कश लेने लगा। उसे देश लौटे हुए कई दिन हो गए थे और ये दिन वाकई बहुत व्यस्त थे। बड़े शहर में जीवन की गति अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अच्छी नहीं थी, विशेषकर ये तेज गति वाली जीवन शैली। हालांकि वह हर दिन काम से छुट्टी ले रहा था, लेकिन यह आरामदायक तो था लेकिन थोड़ा उबाऊ भी, क्योंकि कंपनी में उसे हर तरह के लोगों से सामना करना पड़ता था, हर दिन अलग अलग चेहरों का सामना करना पड़ता था। पिछली रात उसे आराम करने का एक दुर्लभ अवसर मिला जब उसने अपनी बाहों में उस महिला को देखा। उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। ये सब उचित था। प्रिय, मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो। तुमने मुझे कल रात केवल स्पष्ट रूप से बताया था। मैं अभी भी नहीं जानता कि आप क्या करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक हूं। अगर तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करते हो तो मैं तुम्हें इनाम भी दे सकता हूं। चलो, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या करता हूं तो तुम निश्चित रूप से सोचोगे कि मैं शेखी बघार रहा हूं। बेहतर होगा कि मैं ये बात न कहूं, इस तरह हम थोड़ा रहस्य बनाए रख सकेंगे। अगली बार जब हम बाहर जाएंगे तो आपकी नजर में मैं अब भी प्रभावशाली व्यक्ति रहूंगा, लिन जिफेंग ने हंसते हुए कहा और उसकी नखरेबाजी भरी दलील के बावजूद उसे अपनी पिछली गतिविधियों के बारे में नहीं बताया। आखिरकार अगर वह उसे अपने अतीत के बारे में बता भी दे तो क्या वह उस पर विश्वास करेगी? पिछले कुछ वर्षों में उनके अनुभव लगभग अमानवीय थे। कभी कभी तो उसे भी संदेह होता था कि वह इतने वर्षों तक कैसे जीवित रहा। सचमुच जीवन बहुत कठिन था। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सोचूंगी कि तुम शेखी बघार रही हो। महिला को अभी भी लिन जिफेंग से कुछ उम्मीद थी। उसके लिए वह अभी भी बहुत रहस्यमय था, खासकर उसके शरीर पर मौजूद निशानों के कारण। इससे ये सिद्ध हो गया कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था। अफसोस की बात है कि चूंकि वे कल रात मिले थे, इसलिए एक सामान्य आदमी अपने कार्यों के बारे में शेखी बघारता, लेकिन उसने कोई अनावश्यक बात नहीं कही। अध्याय 112। तुरंत मेरे पास लौट आओ। रहने भी दो। देखो, सुंदर चीजें जैसी हैं, ठीक है। बहुत अधिक जानना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इतना अधिक सोचने की क्या जरूरत है? लिन जिफेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसके मुंह से एक सिगरेट लटक रही थी। वह वास्तव में उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि महिला लिन जिफेंग के अकथनीय रहस्यों को समझ गई थी और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय वह धीरे धीरे वापस कंबल के नीचे चली गई। लेकिन तभी लिन जिफेंग का फोन अचानक बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर को देखते हुए लिन जिफेंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि यह महिला मुझे इतनी सुबह क्यों बुला रही है। क्या वह अभी भी कल रात के बारे में नाराज हो सकती है? जैसे ही वह कॉल का जवाब देने वाला था, भेड़ की चर्बी जैसी चिकनी त्वचा और आड़ू के फूल जैसे गालों वाली महिला ने डरते हुए अपना सिर कंबल के नीचे से बाहर निकाला और धीरे से पूछा, क्या हुआ? लिन जिफेंग ने बस फोन बंद कर दिया, एक धूप भरी मुस्कान बिखेरते हुए, ये कुछ भी नहीं है। लिन जिफेंग की खिली हुई मुस्कान देखकर महिला ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, फिर आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर वापस कवर के नीचे छिपा लिया। तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? क्या आप जीने से थक गए हैं? जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो आप तक पहुंचना काफी कठिन होता है और आप उसे लेने की भी जहमत नहीं उठाते। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक रुको और देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता हूं। सीईओ के कार्यालय के अंदर नानगोन बिन की भौहें गुस्से से सिकुड़ी हुई थीं, उसके भींचे हुए ज़ेड होठों से घिरा उसका चेहरा काफी अप्रिय लग रहा था। कुछ ही समय पहले सुरक्षा विभाग के हुआंग डेमिंग ने रिपोर्ट दी थी कि जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए कई कंप्यूटर स्टॉक रूम से गायब हो गए हैं, जिसके लिए वे जिम्मेदार थे। हालांकि कंपनी के पास नकदी की कमी नहीं थी, लेकिन नानगोन बिन के लिए 1 दर्जन कंप्यूटरों की चोरी मुद्दा नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि उसके सुरक्षा विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी। क्या मासिक बोनस, वेतन, लाभ और बीमा सब कुछ बिना किसी लाभ के दिया गया? यदि वे कंपनी की संपत्ति की भी सुरक्षा नहीं कर सकते तो सुरक्षा का क्या मतलब है? यदि वे छोटी मोटी संपत्ति की भी सुरक्षा नहीं कर सकते तो वे व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
लिन जिफेंग के प्रति शर्म, क्रोध और हताशा के अपने सामान्य मिश्रण से प्रेरित होकर नानगोन बिन कहीं न कहीं अपनी हताशा को बाहर निकालने के लिए बेताब थी और उसने इसे उसकी भावना को कुचलने के अवसर के रूप में देखा ताकि उसे दिखाया जा सके कि नानगोन बिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। और यह हुआन गेमिंग हमेशा परेशानी पैदा करता रहता था। हर सप्ताह वह नानगोन बिन को कंपनी की सुरक्षा स्थिति की रिपोर्ट देना सुनिश्चित करते थे। भले ही लाख कदम पीछे हट जाएं, चोरी की स्थिति में हुआन गेमिंग को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन यह आदमी लिन जिफेंग से ज्यादा चालाक था। उसने तुरंत नानगोन बिन के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसके साथ वैसा ही सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जैसा वह अपने माता पिता के साथ करता। मूलतः उसने नानगोन बिन पर पहले से ही अच्छी छाप छोड़ी थी। ऐसी घटना घटित होने तथा आंतरिक एवं कार्यकारी सुरक्षा के प्रति उनकी दैनिक जिम्मेदारियों को देखते हुए गोदाम की छोटी मोटी घटना आमतौर पर उन्हें चिंतित नहीं करती। लिन जिफेंग के प्रति अपनी अरुचि के अलावा नानगोन बिन ने किसी को दोषी ठहराने के लिए सबसे पहले लिन जिफेंग से संपर्क किया। जब तक दूसरी कॉल आए, लिन जिफेंग अपने सबसे आरामदायक पल का आनंद ले रहे थे। कवर के नीचे महिला लगातार बड़बड़ा रही थी, जो एक महत्वपूर्ण समय का संकेत था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि नानगोन बिन दोबारा फोन करेगा। अच्छे भगवान, ये कैसा समय है। जब मैं इस समय बहुत व्यस्त था तो आपने फोन करने के लिए ये समय कैसे चुना। अंततः कोई विकल्प न होने और यह सोचते हुए कि आखिर यह युवती क्या चाहती है, लिन जिफेंग ने अनिच्छा से कॉल का उत्तर दिया। नमस्ते नमस्ते। महिला उसके बगल में जोरदार संघर्ष कर रही थी। लिन जिफेंग की आवाज खुशी से कांप रही थी, यहाँ तक कि वह उत्साहित होकर हेलो शब्द बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरी ओर नानगोन बिन की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, आखिर यह आदमी क्या कर रहा है। अभी सुबह का समय है और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। क्या वह सारी रात घर आकर मूर्ख नहीं बन गया। मालिक, ओह, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। इसलिए सुबह काफी जल्दी। महिला की शक्ति का सामना करते हुए लिन जिफेंग लगभग कांप गया जब वह पूछने वाला था कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक पल में उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह सदियों तक क्या शब्द का उच्चारण करने के लिए संघर्ष करता रहा। अपना सिर छू दो। नानगोन बिन लगभग गुस्से से फटने ही वाला था, क्योंकि पहले तो उसने कई कॉल किए जिनका कोई जवाब नहीं मिला, और अब अंततः जब उसने कॉल किया तो उसने ऐसे घृणित और अश्लील शब्द कहे। नानगोन बिन ने इस प्रकार के आदमी के साथ ऐसी बातचीत कब सहन की थी। पहले दूसरे लोग फोन करके ये देखना चाहते थे कि वह मूड में है भी या नहीं, लेकिन अब जबकि वह उसे फोन कर रही थी, उसने सोचा था कि वह कम से कम उसे कुछ देर के लिए उत्तेजित कर देगी। फिर भी उसका पहला शब्द था, क्या। यह आदमी कैसे पूरे दिन ऐसे गंदे विचारों से भरा रह सकता है। मालिक, तुम्हें मुझसे वास्तव में क्या चाहिए। तुम अभी अपनी गांड वापस यहाँ ले आओ। फोन के दूसरी ओर से नानगोन बिन अपने गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष कर रही थी और लाल चेहरे के साथ क्रूरतापूर्वक हर शब्द बोल रही थी। ये ओम, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, क्या मैं थोड़ी देर बाद वापस आ सकता हूँ, क्या ये ठीक है। लिन जिफेंग लगभग सहज रूप से 2 बार हंस पड़े, लेकिन नानगोन बिन ने ठंडे चेहरे के साथ सख्ती से कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप तुरंत वापस आ जाएं, वरना क्या। लिन जिफेंग हंसा। बीप बीप बीप। नानगोन बिन ने अपनी बात पूरी नहीं की और सीधे फोन काट दिया। धीरे धीरे कंबल के नीचे से रेंगती हुई महिला को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया था और संतुष्टि और थोड़ी थकान से भरा हुआ था। लिन जिफेंग को जाने में हिचकिचाहट महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी जेब से 10 लाल बैंकनोट निकाले और उन्हें उसे सौंप दिया। पर्याप्त होगा, है ना। महिला ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए लिन जिफेंग के हाथ से बैंकनोट छीनकर अपनी छाती पर रख लिए और खिलखिलाकर बोली, क्या मैं अभी भी ठीक हूँ। इतना खराब भी नहीं। जब हम खाली हों तो फिर मिलेंगे। मुझे अब जाना होगा। लिन जिफेंग को उसके ऊपरी शरीर, उसकी कांस्य मांसल त्वचा को देखते हुए महिला कुछ हद तक मोहित हो गई। वह पहले भी कई पुरुषों के साथ रह चुकी थी, लेकिन उसे कभी भी इतने मजबूत पुरुष का सामना नहीं करना पड़ा था। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करके उसके गाल अनायास ही लाल हो गए। अपने जीवन में लिन जिफेंग का कल रात का प्रदर्शन सबसे खतरनाक था जो उसने कभी देखा था। विशेषकर उसका मजबूत मांसल शरीर, जिसमें स्पष्ट रूप से उभरी हुई मांसपेशियां थीं, तथा उसकी पीठ पर विभिन्न निशान थे, जिसने उसे सचमुच मोहित कर लिया। उनके जैसे लोगों के पीछे कुछ अज्ञात कहानियां अवश्य होंगी। क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुकेंगे। महिला को थोड़ा संकोच महसूस हुआ। लिन जिफेंग ने उसे विशेष रूप से रहस्यमय एहसास दिया, इसलिए वह उसके साथ अधिक समय बिताने को तैयार थी, उसे और अधिक समझना चाहती थी। शायद वह भी उन पुरुषों में से एक था जिनके पास एक कहानी थी। शायद वे सचमुच एक साथ हो जाएं। आखिरकार जो महिला अक्सर नाइट क्लबों में जाती थी, वह वास्तव में एक अच्छा प्रेमी ढूंढना चाहती थी। बस कुछ कारणों से इसे ढूंढना बहुत कठिन था। अध्याय 113, टैक्सी ब्यूटी। लिन जिफेंग ने कपड़े पहनने के बाद उसे अनदेखा किया और सीधे बाहर चला गया। उसने बस कुछ नाश्ता खरीदा। वास्तव में कड़ी मेहनत की रात ने उसे काफी भूखा बना दिया था।
लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, नांगोन बिंग ने फिर फोन किया और कहा कि वह 10 मिनट के भीतर वापस आ जाए। लिन जिफेंग के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वहां से तियानियो समूह तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता था। इसके अलावा अभी तो सुबह के 8 ही बजे थे। यदि वह बस न लेकर टैक्सी भी लेता तो भी उसे काफी समय लग जाता। नाश्ते के बाद लिन जिफेंग ने एक सिगरेट सुलगाए और आलस से बस स्टॉप पर इंतजार करने लगा। बस स्टॉप भी कई श्रमिकों से भरा हुआ था। कुछ के हाथ में बच्चे थे, कुछ ने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। विशेषकर इस व्यस्त समय में वहां हर तरह के लोग थे। चूंकि बसें निर्धारित थीं और विशेष रूप से झोंगहाई शहर में जहां बसें केवल विशिष्ट समय पर ही चलती थीं, उसने 10 मिनट तक इंतजार किया और 2 सिगरेटें पी ली, फिर भी उसे किसी बस का कोई संकेत नहीं मिला। अंततः जब बस आए तो लिन जिफेंग को घबराहट हुई, क्योंकि उसने अंदर जूबाजी की तरह भीड़ में लोगों को देखा। क्या वह इस बस में चढ़ भी सकता था? यहां से तियानयू तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि तियानयू ग्रुप शहर के केंद्र में था। लिन जिफेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आखिरकार लेडी नानगोन उसे इतनी जल्दी बुला रही थी, कंपनी को सचमुच कुछ परेशानी हो गई होगी। लेकिन जैसे ही लिन जिफेंग आगे बढ़ने वाला था, उसने अपने पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। एक युवा माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए उसके पीछे खड़ी थी। वह अपने काम के कपड़े पकड़े हुए थी, अभी तक उसने उन्हें पहना नहीं था। स्पष्ट रूप से वह एक प्रवासी श्रमिक थी। वह मुश्किल से 20 वर्ष की लग रही थी। शायद यह पारिवारिक कारणों के कारण था। उसके पास पैसे कमाने के लिए काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसके गुलाबी कपड़ों पर अभी भी उसके बच्चे के दूध पीने के कारण लगे हुए दाग थे। लिन जिफेंग ने कड़वी मुस्कान दी। वह बस में चढ़ने ही वाला था, लेकिन तुरंत उतर गया और युवा माँ को पहले बस में चढ़ने दिया। वास्तव में उनके जैसे लोग सम्मान के हकदार हैं, उनके बिना शहरीकरण कहाँ होता। धन्यवाद। युवा माँ काफी आकर्षक और सुडौल, लेकिन थोड़ी सांवली, शायद शहर में उसके वर्षों के श्रम का प्रमाण। युवा माँ की उज्जवल मुस्कान देखकर लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वही ईमानदारी से प्लेटफॉर्म पर वापस खड़ा होकर अगली बस का इंतजार करने लगा। जब बस में बैठे लोगों ने, जो कि पहले से ही टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, देखा कि लिन जिफेंग ने उस युवा माँ के लिए अपनी जगह छोड़ दी है, तो वे उसके लिए जगह बनाने के लिए वहां से हट गए। सभी की नजर अनायास ही लिन जिफेंग पर पड़ गई, जो बस स्टॉप पर लापरवाही से धूम्रपान करता रहा। हर किसी ने मिश्रित भावनाएं महसूस की। भौतिकवाद और तनाव के इस युग में भी लिन जिफेंग जैसे अच्छे लोग अभी भी मौजूद थे। लोगों ने मन ही मन लिन जिफेंग की सराहना की और उसकी मर्दानगी और चरित्र को स्वीकार किया। जैसे ही बस चली गई, कई महिलाओं ने हाथ हिलाकर लिन जिफेंग को सम्मान के संकेत के रूप में अंगूठा दिखाया। हालांकि लिन जिफेंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उस छोटी सी घटना का उससे कोई लेना देना ही न हो, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। किसानों के लिए जीवन आसान नहीं है, खासकर शहरों में काम करने वालों के लिए। हाल के वर्षों में प्रवासी श्रमिकों के बारे में मेट्रो और बस दुर्घटनाओं की विभिन्न घटनाओं के बावजूद कितने लोग वास्तव में मदद करने के लिए तैयार हैं। चूंकि लिन जिफेंग पूरी तरह से ऊब गया था, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अनजाने में एक काले रंग का टैक्सी बिजनेस कार्ड निकाल लिया। अपने हाथ में कार्ड को देखते हुए लिन जिफेंग ने अफसोस के साथ हंसी। ये घटना पिछली बार की है, जब वह तियानयू ग्रुप में आया था, जब उसे पता नहीं मिल पाया था और उसने टैक्सी बुला ली थी, लेकिन गलती से उसे अपराधी समझ लिया गया था। इसके बाद जो हुआ वह कुछ हद तक हास्यास्पद था। लिन जिफेंग ने सोचा होगा कि उस घटना के बाद लड़की उससे नफरत करने लगेगी। जब लिन जिफेंग पूरी तरह से ऊब चुका था, तभी एक टैक्सी धीरे धीरे ट्रैफिक के बीच से गुजरी और जल्द ही उसके सामने रुक गई, जिससे उसका हल्का मेकअप किया हुआ चेहरा और काले धूप के चश्मे दिखाई दिए। फिर भी उसके मासूम चेहरे पर जीवन की उदासी की झलक दिख रही थी। आकर्षक सवारी चाहिए। यह एक सामान्य टैक्सी कैब प्रार्थना थी। लिन जिफेंग ने अपनी तेज दृष्टि और त्वरित प्रतिक्रिया से महिला को तुरंत पहचान लिया। उसने जल्दी से अपना पूरा शरीर दूसरी ओर घुमा लिया। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी उसके बारे में सोचा था और वह यहाँ थी। ये हो सकता है। क्या दुनिया में सचमुच ऐसे संयोग हो सकते हैं? क्या ये सचमुच हो सकता है कि दुश्मन अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं? लिन जिफेंग के मुड़ने के बाद उसकी नजरें कई बार इधर उधर घूमी। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने तियानयू समूह की पिछली यात्रा की खूबसूरत टैक्सी ड्राइवर खड़ी होगी। क्या यह महज एक संयोग नहीं था? शैतान की बात करो और वह प्रकट हो जाएगा। सुंदर, मैं देख रहा हूं कि तुम शायद काम पर जाने की जल्दी में हो। शहर जाने वाली आखिरी बस अभी अभी चली गई है। यदि आप प्रतीक्षा करते रहेंगे तो आप अपना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चूक जाएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप मेरी कार ले लीजिए और मैं आपको छूट दूंगा। ये कैसा लग रहा है? सु यूयंग ने धैर्यपूर्वक अपना धूप का चश्मा उतार दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वर्तमान उच्च ईंधन की कीमतों के साथ कुछ किराया नहीं लेने का मतलब होगा कि वह महीने के अंत में केवल उत्तर पश्चिमी हवा पीने में सक्षम हो सकती है। अब जबकि उसे एक ग्राहक मिल गया था, उसने सोचा कि वह किराया लेने का प्रयास कर सकती है। आखिरकार बाजार की स्थिति अच्छी नहीं थी और पैसे को बचाए रखना ही उनके लिए सबसे अच्छी रणनीति थी।
जीवन यापन के खर्चों के अलावा वह अपनी सारी कमाई घर भेजती थी। मासिक कार रखरखाव और टोल शुल्क को जोड़ने पर लागत बहुत अधिक हो गई। सुबह सुबह बिना किसी ग्राहक के रहने से बेहतर था कि कोई ग्राहक मिल जाए। ये देखकर कि लिन जिफेंग अभी भी उससे मुंह मोड़े हुए था, सु युयंग नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने अपना हल्का मेकअप किया हुआ सिर खिड़की से बाहर निकाला, फिर भी एक स्वागतपूर्ण मुस्कान के साथ। क्यों सुंदर, क्या हुआ? क्या आप अंदर नहीं जाना चाहते? चिंता मत करो, हम सब यहाँ काम करने के लिए हैं और मैं तुम्हें उचित दाम दूंगा। लेकिन चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से बोलती, लिन जिफेंग मुड़ने को तैयार नहीं था और अपना सिर उससे दूर ही रखे रहा। ये औरत इतनी परेशान क्यों है? मैं तो पहले से ही उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन वह अब भी मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या वह सचमुच पैसों के लिए इतनी बेचैन हो सकती है? सुबह के करीब 8:30 बज चुके थे। सड़क पर गाड़ियां इधर उधर जा रही थी और आसपास कोई नहीं था। अपने छोटे भाई बहनों की शिक्षा की फीस के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की चाहत में सु युयंग ने अभी भी लिन जिफेंग को ग्राहक के रूप में नहीं छोड़ा था। सु युयंग को और अधिक चिंता इस बात से हुई कि लिन जिफेंग अभी भी उससे मुंह मोड़े हुए था। क्या दिन के उजाले में भूख देखना संभव है? सु युयंग को और भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि लिन जिफेंग ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मानो वह वास्तव में भयभीत हो। अध्याय 114। बैठ जाओ जीजा। सु युयंग ने अभी भी एक आकर्षक मुस्कान धारण की हुई थी जब उसने कहा, क्या आपको डर है कि मैं आपको धोखा दूंगी? हे सुंदर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उचित मूल्य दूंगा। लेकिन लिन जिफेंग ने फिर भी पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया और मन ही मन सोचने लगा, इस औरत को क्या हो गया है? वह अभी भी क्यों आगे बढ़ रही है? कोई सवारी नहीं, कोई सवारी नहीं। लिन जिफेंग वास्तव में निराश था। सुबह सुबह विशाल झोंगाहाई शहर की सैकड़ों सड़कों के बीच उसे फिर से उससे क्यों टकराना पड़ा? किसी और के पीछे से मारने वाली पिछली घटना अभी तक सुलझी भी नहीं थी और वह फिर से उससे भिड़ गया। अगर वह अभी पीछे मुड़ा तो यह औरत उसे पहचान ही लेगी और फिर कौन जाने क्या शरारत हो जाए। वह फिर से अंतहीन परेशानियों से निपटना नहीं चाहता था। उसकी स्त्री पहले से ही काफी परेशानी का कारण थी, क्या उसे सचमुच किसी और के साथ उलझने की जरूरत थी? हालांकि जितना अधिक लिन जिफेंग ने इस तरह से व्यवहार किया, उतना ही अधिक सु युयंग हैरान हो गई। क्या ये युवक बीमार हो सकता है, या वह किसी बात से परेशान था? लिन जिफेंग के अजीब स्वर और उसके मुड़े हुए शरीर को देखकर दखलंदाज सु युयंग ने मदद करने के लिए मजबूर महसूस किया। आखिरकार वह एक बच्ची थी जो ग्रामीण इलाके से आई थी। यद्यपि उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह दूसरों की मदद करने में रुचि रखती थी। जब भी वह किसी को मुसीबत में देखती तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती। इसने उन्हें किराए की कंपनी में असाधारण महिला टैक्सी चालक भी बना दिया। सु युयंग ने सोचा कि लिन जिफेंग किसी बात से परेशान हो सकता है, इसलिए उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसने एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते पहने हुए थे, जिनकी कीमत छोटे ग्रामीण बाजार से 50 युआन थी। उसका शरीर लंबा और सुंदर था। यद्यपि वह उन अमीर बच्चों की तरह आलीशान कपड़े नहीं पहनती थी, फिर भी उसका स्वभाव अनोखा था, जिससे लोगों को बहुत ही सहज, खुशनुमा और आशावादी महसूस होता था। उसने एक साधारण सफेद रंग की टाइट फिटिंग टी शर्ट पहनी थी जो उसके एक्स को अच्छी तरह से रेखांकित कर रही थी, और उसके साथ हल्के नीले रंग की स्किनी एक्स जीन्स पहनी थी जो कुछ हद तक फीकी लेकिन कुरकुरी थी। उनकी पोशाक की सादगी, उनके लंबे कद के साथ उनकी पैंट के कमरबंद के चारों ओर बंधी एक आकर्षक लाल बेल्ट को दर्शाती थी। साथ ही उनकी कमर तक पहुंचने वाली एक टी शर्ट उनकी पतली कमर को खूबसूरती से उभार रही थी और यहां तक कि उनकी सेक्सी नाभि को भी उजागर कर रही थी। उसके बाल पीछे की ओर एक सुंदर और आकर्षक पोनीटेल में बंधे हुए थे, और उसका गोरा और सुंदर चेहरा, जो अगर वह किसी कुलीन परिवार से आती और थोड़ा सचती संवरती तो उसे निश्चित रूप से एक अद्भुत सुंदरता के रूप में योग्य बनाता, जो बहुत सारी परेशानियां पैदा करने में सक्षम थी। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको जांच के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत है? अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाते हुए सु युयंग धीरे धीरे आगे बढ़ी, कुछ डरी हुई थी। इस बात से डरते हुए कि वह आज सचमुच एक बीमार व्यक्ति से टकरा गई है, लेकिन जिज्ञासा और करुणा से प्रेरित होकर सु युयंग ने फिर भी अपना साहस जुटाया। ऐसा लग रहा था कि अगर वह आज उससे बचना भी चाहेगी तो शायद ऐसा करना असंभव होगा। खैर छोड़ो, अब और छिपना नहीं, इसका सामना करना बेहतर है। लिन जिफेंग ने अपना दिल कठोर कर लिया था क्योंकि वह आ गई थी, वह डर नहीं रहा था। सबसे बुरा क्या हो सकता था? वे बस आमने सामने हो सकते हैं। फिर वह मुस्कुराया, उसके होठों से सिगरेट लटक रही थी और उसने हंसते हुए कहा, सुंदर, क्या तुम मुझे किसी चीज के लिए ढूंढ रही हो? हिस। जब लिन जिफेंग उस परिचित मुस्कुराहट के साथ मुड़ी तो सु युयंग दंग रह गई। वह आश्चर्य से अचानक हौंफने लगी। उसे ठीक होने में काफी समय लगा। है, क्या यह आप है? आमतौर पर स्वस्थ चेहरे वाली सु युयंग का सुंदर गोरा चेहरा अचानक हरा होने लगा क्योंकि विभिन्न जटिल भावनाएं उसके दिल में उमड़ने लगीं। इस आदमी को याद करते हुए सु युयंग पिछले कुछ दिनों से ठीक से खा या सो नहीं पाई थी, यहाँ तक कि कभी कभी काम पर जाते समय भी वह इस बेवकूफ के बारे में सोचती थी।
पहली बार जब वह उससे तियान्यू समूह के उत्तरी द्वार पर मिली तो वह वास्तव में पूर्वी द्वार तक 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए टैक्सी लेना चाहता था। क्या वह सचमुच बहुत अमीर था और उसके पास पैसा खर्च करने के लिए और कोई जगह नहीं थी? और फिर किराया देते समय उसने उसकी गांड पर थप्पड़ मारने की भी हिम्मत की। यह बिल्कुल अक्षम्य था। इससे पहले उसे कभी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह परेशान नहीं किया गया था। और फिर भी आज वह फिर से इस बड़े अजीब आदमी से टकरा गई थी। तुरंत सु युयन को यह पता नहीं था कि वह क्रोधित है या गुस्से में है, लेकिन लिन जिफेंग ने कुछ ही समय में उस घृणित चेहरे को सामने ला दिया था। यदि वह जल्दी से बचकर नहीं निकलता तो सु युयन उसे वहीं थप्पड़ मार देती। हे सुंदरी, बहुत दिनों से नहीं मिले। हाल ही में व्यापार कैसा रहा है? क्या तुम्हें इन दिनों मेरी याद आ रही है? लिन जिफेंग, जिसके होठों से सिगरेट लटक रही थी, उसका चेहरा शहर की दीवार जितना मोटा था। उसने तो उस पर मुस्कुराने की भी हिम्मत की। क्या वह उसे जानती थी? उस चेहरे को देखकर जिसने उसे बदला लेने के लिए बेचैन कर दिया था और घृणा में अपने दांत पीस लिए थे, सु युयन वास्तव में अपना जूता पकड़ना चाहती थी और उससे उसे मारना चाहती थी। लेकिन तर्क ने उसे ऐसा न करने को कहा। अगर उसने आज उसे मारा तो कौन जाने वह उसके जाल में फंस जाएगी। इसके अलावा इस व्यस्त सड़क पर निगरानी कैमरे लगे हुए थे और चारों ओर इतने सारे पैदल यात्री होने के कारण वह अपनी नफरत पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। असहाय होकर, क्योंकि वह उसे मार नहीं सकती थी, उसे गालियां देना भी काम नहीं आया, क्योंकि उसने उसका मोटा चेहरा देखा था जो संभवतः अपमान से दुखी नहीं होता। उसने अपने क्रोध को निगलने का निर्णय लिया और ये दिखावा करने का निर्णय लिया कि उसने इस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है। क्रोध के कारण सु युयन की पूरी छाती लपटों की तरह उठी, जो उसकी टी शर्ट के माध्यम से दिखाई दे रही थी, जिससे लिन जिफेंग को उसकी गर्मी का एहसास हुआ। अपने चाचा की याद आती है। इस परिचित मुहावरे ने अपना स्वाद नहीं खोया था और सु युयन ने गुस्से में मुड़कर कार में भाग गई। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक बदमाश के साथ व्यवहार करना जो लोगों की पीठ थपथपाना पसंद करता था, उसके गुस्से के लायक नहीं था। लेकिन जैसे ही सु युयन ने अपने गोल कूल्हों को कार की ओर बढ़ाया, लिन जिफेंग और भी तेज हो गया। उसने टैक्सी का पिछला दरवाजा बिना किसी औपचारिकता के खोला और आराम से अंदर कूद गया। सिगरेट अभी भी मुंह में थी। आप क्या कर रहे हो? सु युयन चौंक गई। उसने सोचा कि लिन जिफेंग फिर से अपनी पुरानी चालें चल रहा है। सहज ही उसका दाहिना हाथ ड्राइवर के केबिन में सीट के नीचे पहुंच गया और उसने एक पतली लंबी स्टील की पाइप पकड़ ली। वह लिन जिफेंग की किसी भी हल्की सी हरकत पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने के लिए तैयार थी, क्योंकि पिछली बार उसकी कोमलता के कारण ही उसे उसके हाथों का कष्ट सहना पड़ा था। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस घूम रहा हूं, लिन जिफेंग ने बेपरवाही से कहा। उसके चेहरे पर एक मासूम अच्छे व्यवहार वाला भाव था, मानो वह इससे अधिक हानिरहित हो ही नहीं सकता था। सवारी ले रहे हो? मैं आज छुट्टी पर हूं, कोई यात्री नहीं ले जा रहा हूं। कृपया अब कार से बाहर निकल जाइए। सु युयन की आंखें कुछ बर्फीली थीं, क्योंकि उसने जानबूझकर एक उग्र व्यवहार किया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके जैसे निडर साहसी लोगों के साथ उसे कठोर दिखना होगा, अन्यथा वे वास्तव में उससे नहीं डरेंगे। एक बार किसी को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो आपका नुकसान होना तय है। हे मैं कहता हूं, सुंदरी, अभी कुछ देर पहले तुम मुझसे कार में बैठने के लिए आग्रह कर रही थी, है ना? अब आप यात्रियों को मना क्यों कर रहे हैं? आपकी सेवा का रवैया वास्तव में ठीक नहीं है। लिन जिफेंग ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। क्या मैंने ऐसा कहा था? मैंने तुम्हें कार में बैठने के लिए कब कहा था? क्या तुमने गलत सुना? सु युयन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर भी उसने दृढ़तापूर्वक इसका खंडन किया और आज इस लड़के के साथ टिके रहने का निर्णय किया, ताकि देख सके कि किसमें अधिक सहन शक्ति है। अगर बात यहीं तक सीमित रह गई तो वह उसे बाहर निकालने के लिए पूरी सुबह बिना किसी यात्री को लिए बिता देगी। मैंने अभी तक आपसे पिछली बार का हिसाब भी नहीं चुकाया है और आपको लगता है कि आप मेरी कार में बैठ सकते हैं? कोई रास्ता नहीं। ओह, मैं कहता हूं, सुंदरी, तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं है। अभी तो ये स्पष्ट है कि आप ही थे जिन्होंने मुझ पर कार में बैठने का आग्रह किया था और यहां तक कि मुझे स्वयं कार में खींचने के लिए बाहर भी आए थे। अब आपके शब्द क्यों बदल गए हैं? कहने का साहस तो है पर स्वीकार नहीं करते। अफसोस, आजकल महिलाएं कहती कुछ है और उनका मतलब कुछ और होता है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए लिन जिफेंग ने अपना सिर हिलाया। अध्याय 115, हड्डियों में अंकित यादें। ऐसा कहकर लिन जिफेंग ने ऐसा दिखावा किया जैसे आजकल की सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया और यहां तक कि सु युयन की आंखों में भी अजीब सा भाव दिखाई देने लगा। अचानक सु युयन को एक पल में गुस्सा आ गया। क्या मुझे सचमुच ये चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम मुझ पर उंगलियां उठाओ? मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, आपको गोलमोल बातें करने का क्या अधिकार है? ये सुनकर सु युयन की हंसी फूट पड़ी। क्या आप जल्दी से कार से बाहर निकलेंगे? सु युयन स्पष्ट रूप से थोड़ी नाराज थी, इतनी अधिक कि आगे की पंक्ति में वॉलीबॉल भी अशांत लहरें पैदा करने लगी। ओह, चूंकि आप मुझे बाहर जाने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मेरे पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
आजकल आप महिलाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले ही आपने मुझे कार में बिठाने पर जोर दिया था और अब आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। ये सब क्या है? यदि आप बाद में इसे संभाल नहीं सकते तो यात्रियों को उठाना बंद कर दीजिए। जैसे ही लिन जिफेंग ने दरवाजा खोला, उसने आह भरी। उसका व्यवहार एक दुखी लड़की की तरह था। वह बड़बड़ा रहा था और बड़बड़ा रहा था, जिससे सु यूयन की नसें खराब होने लगी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि वास्तव में वही वह थी जिसने उसे कार में बैठने का प्रस्ताव दिया था और अब उसे भगा रही थी, जो कुछ हद तक अनुचित लग रहा था। इसके अलावा पिछली घटना को देखते हुए ये सब दुर्घटनावश हुआ था, इसलिए इसे वर्तमान स्थिति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सुबह का पहला सौदा था। ये बिना किसी नुकसान के लाभ है। बस उसके साथ ऐसे व्यवहार करे जैसे कि मैं उसे नहीं जानता, बस एक यादृच्छिक ग्राहक हूं। इस तरह सोचकर सु यूयन को कुछ राहत महसूस हुई। रुको, अभी मत जाओ। लिन जिफेंग कार का दरवाजा खोलने में बहुत धीमा था, बहुत धीमा। दरवाजा खोलने में उसकी गति व्यवहारिक रूप से नगण्य थी। सु यूयन ने उस समय ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लिन जिफेंग की उत्तेजक विधि कुछ हद तक प्रभावी थी। अच्छा, लेकिन याद रखना, तुम ही थे जिसने मुझे अपनी कार में बैठने दिया था। बाद में मुझे अपनी कार पर जबरन कब्जा करने के लिए दोष मत देना। लिन जिफेंग ने सिगरेट पीते हुए शरारत से मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति खुशी से भरी हुई थी। सु यूयन की प्यारी सी नाक थोड़ी ऊपर की ओर झुक गई। फिर उसने उस पर और ध्यान देना बंद कर दिया और लिन जिफेंग के निर्देशानुसार तियानयू समूह की ओर चल पड़ी। वैसे आप कहां से हैं? आपके उच्चारण से ऐसा लगता है कि आप उत्तर से हैं। कार में पूरी तरह से ऊब महसूस करते हुए लिन जिफेंग ने आराम से अपनी सिगरेट पी और छोटी छोटी बातें करने लगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से हूं? क्षमा करें, कार में धूम्रपान निषेध है, कृपया सिगरेट बुझा दीजिए। जैसे ही सु यूयन ने कुशलता से गाड़ी चलाई, उसने रियरव्यू मिरर से लिन जिफेंग पर नजर डाली। यह आदमी साफ सुथरा और तेज दिखता था, लेकिन उसने गुंडे जैसा व्यवहार क्यों किया? यह देखकर कि सु यूयन उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इच्छुक नहीं थी, लिन जिफेंग ने केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने ये भी देखा कि सु यूयन पीछे के शीशे से उसे देख रही थी। वह बस मुस्कुराया और एक शरारती मुस्कान दी। अचानक सु यूयन की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई और उसने उसे अनदेखा कर दिया। टैक्सी वास्तव में तेज थी और यद्यपि बाहर का दृश्य सुंदर था, फिर भी लिन जिफेंग उसकी सराहना करने के मूड में नहीं था। कार की खिड़की पर टिके हुए मानो वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसका दाहिना हाथ एक काले कंगन पर टिका हुआ था। उसके विचार मीलों दूर उड़ रहे थे। धीरे धीरे उनकी चुप्पी के साथ लिन जिफेंग के दिमाग में एक अनैच्छिक दृश्य उभर आया। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका शरीर उम्र और हार से भरा हुआ था और बाल बर्फ की तरह सफेद थे, उसे मुट्ठी भर लोहे के तालों से एक बड़े लोहे के स्टोव से पूरी तरह से बांध दिया गया था। उसके अंगों में हड्डियों के कांटों से भयानक छेद हो गए थे। फिर भी उसकी आंखें, जो स्याही की तरह काली थीं, अभी भी एक भयानक रक्त प्रकाश से टिमटिमा रही थीं, मानो उसके भीतर का जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत हो। लोहे के चूल्हे से रुक रुक कर लपटें निकल रही थीं। उसके चारों ओर भयानक चीखें गूंज रही थीं, जबकि बाहर खून जैसा गाढ़ा लाल तरल पदार्थ धीरे धीरे अंदर घुस रहा था, जो मनुष्यों की टूटी हड्डियों के साथ मिल गया था। यहाँ तक कि मानव बाल के रेशे भी उस तरल पदार्थ में मिल गए थे। लिन जिफेंग जमीन पर पड़ा था। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। वह मुश्किल से हिल पा रहा था। यह उम्मीद करना लगभग आरामदायक था कि वह हिल सकता है। वह केवल अपनी धीमी सांसों पर ही भरोसा कर सकता था कि वह अभी भी जीवित है। उसके अतीत के क्षण उसके दिमाग में फिल्म प्रोजेक्टर की तरह चलने लगे। दोस्त, भाई, परिवार। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ उससे दूर होता जा रहा है। क्या मैं मरने वाला हूं? खून से लथपथ लिन जिफेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि हर सांस उसकी छाती को छेद रही है, मानो वह कीचड़ के गड्ढे में मर रहा हो। यदि आप जीवित रहने के लिए मारना चाहते हैं तो आपको मारे जाने का सामना करना होगा। दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए पहले खुद को चोट पहुंचाओ। आपकी हड्डियां टूट चुकी हैं और यदि आप अभी भी इंसान हैं, यदि आप अभी भी जीना चाहते हैं, तो एक कमजोर कुत्ते की तरह पड़े रहना बंद करें। उठना। दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ। कर्कश आवाज उदास जेल में गूंज उठी। बूढ़े आदमी की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसकी रक्सी पुतलियां लिन जिफेंग पर टिकी हुई थीं, जो एक मृत कुत्ते की तरह फर्श पर बोझिल अवस्था में पड़ा था। वह लिन जिफेंग पर विश्वास करता था। उनका मानना था कि वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उठ सकता है, क्योंकि उसमें एक दुर्लभ जिद्दी लचीलापन है जो सामान्य लोगों में नहीं पाया जाता। जिस दिन से लिन जिफेंग वहां पहुंचे, उन्होंने लिन जिफेंग की जीवित रहने की असाधारण इच्छा शक्ति को देखा। यहां तक कि जब वह मृत्यु के करीब थे, तब भी उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ सभी बाधाओं का सामना किया। यहां तक कि दूसरों को मौत का भी डर है। खड़े हो जाओ। बूढ़े आदमी की आंखें आशा से भर गईं जब उसने लिन जिफेंग को खून थूकते हुए, उसके शरीर में ऐंठन और उसकी हड्डियों को विकृत रूप से उखड़ते हुए देखा। फिर भी उसे उस पर विश्वास था। घातक राक्षस की यातना और भीतर से उठ रहे दर्द के कारण लिन जिफेंग ने अभी भी अपने दांत भींच रखे थे। उसकी हर गतिविधि अत्यंत धीमी थी। वह अपने शरीर को आगे की ओर खींच रहा था। मैं मर नहीं सकता। मैं मर नहीं सकता।
मेरे पास अभी भी दोस्त, भाई, परिवार है। मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो वे क्या करेंगे? मुझे जीना चाहिए, मुझे जीना चाहिए। लिन जिफेंग के मन में केवल एक ही विश्वास था, उसे जीवित रहना होगा। चाहे कितनी भी बाधा क्यों न हो, उसे दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना होगा। क्योंकि उसके पास अभी भी परिवार, भाई और दोस्त थे। लिन जिफेंग की दृढ़ आंखों और उसकी अदम्य इच्छाशक्ति को देखकर बूढ़े व्यक्ति की निगाहों में सांत्वना की झलक दिखाई दी। अंततः अपनी अदम्य इच्छाशक्ति पर भरोसा करते हुए लिन जिफेंग ने गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहन की। उसके माथे से बारिश की तरह पसीना टपक रहा था, उसके कपड़े भीग गए थे। फिर भी लिन जिफेंग दांत पीसते और कांपते हुए उठने में कामयाब रहे और जोर जोर से सांस लेने के लिए लोहे के दरवाजे पर झुक गए। एक्स मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार है, फिर भी यह इसका सबसे नाजुक कवच भी है। यदि आप में असाधारण शारीरिक बनावट, अतिमानवीय एक्स का अभाव है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बाहर एक अंतहीन महासागर है, एक दिन से भी कम समय में आपका एक्स समुद्री पानी से सड़ा हुआ मांस में बदल जाएगा। यदि आप इस स्थान को छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास सामान्य से अधिक शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, जैसे कि आपके पिछले मुक्केबाजी प्रशिक्षण में थी। हर चाल, यहां तक कि एक साधारण मुक्का का 500 बार अभ्यास करने पर आपकी मांसपेशियां अनुकूल होने लगती हैं। 1000 बार अभ्यास करें और वे धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। प्रतिदिन 5000 बार दोहराने पर जब आप किसी हमले का सामना करते हैं तो आपका मस्तिष्क अवचेतन रूप से आपके प्रतिद्वंद्वी से भी अधिक तेजी से हमला करने के लिए आपकी मुट्ठी को प्रेरित करता है। इसलिए चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए। केवल निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही आपका मस्तिष्क आपके शरीर की गतिविधियों को संचालित कर सकेगा, यहां तक कि सचेत रूप से कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आप ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकेंगे। लिन जिफेंग खून से लथपथ एक लाश की तरह, उसकी आंखों में क्रोध के अंगारे सुलग रहे थे। उसने बूढ़े आदमी के हर शब्द को कसकर पकड़ रखा था। यहां थे, उतर जाओ। जैसे ही लिन जिफेंग अपनी यादों में खो गया, सु युयंग ने अचानक कार रोक दी। उसने रियरव्यू मिरर से देखा कि लिन जिफेंग खिड़की से बाहर देख रहा था, विचारों में खोया हुआ। और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह लड़का चुप रहने पर काफी सुंदर दिखता था, लेकिन यह शर्म की बात थी कि वह एक गुंडा था। इस बारे में सोचते हुए सु युयन को स्पष्ट रूप से याद आया कि पिछली बार वे कब यहां रुके थे। तभी उसके नितंबों पर, जिन्हें दशकों से किसी पुरुष ने नहीं छुआ था, थप्पड़ मारे गए। अब ये याद करते ही उसके गाल लाल हो गए। अध्याय 116, आपने अपने काम के कपड़े गिरा दिए। ओह! लिन जिफेंग अचानक अपनी आंखों में एक घबराहट भरी नजर के साथ जाग गया, यहां तक कि भयंकर रोशनी का एक संकेत भी था। आपका क्या मामला है? तुम इतने भयानक क्यों दिख रहे हो? सु युयन ने महसूस किया कि लिन जिफेंग के साथ कुछ गड़बड़ है, और उसका रंग भी काफी पीला दिख रहा था, जिससे वह निश्चित रूप से थोड़ी चिंतित हो गई। बेशक उनकी चिंता केवल मानवतावाद के कारण थी। हे, क्या हुआ? कल रात मैं एक बारगल के साथ था और उसने मुझे पूरी रात लगभग चूसा। मुझे बताओ, इतनी सुबह मेरा चेहरा कितना अच्छा लग सकता है? लिन जिफेंग ने हंसते हुए कहा। उसने 100 युआन निकाले और उसे सु युयन को दे दिया, जिसने उसकी अच्छी पूछताछ के बाद अपने बुरे व्यवहार को बर्दाश्त न करने का इरादा रखते हुए बस पैसे ले लिए और ड्राइवर की सीट पर बैठकर लिन जिफेंग के जाने का इंतजार करने लगा। लिन जिफेंग भी ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकना चाहता था। वह जल्दी से उठकर बाहर चला गया और सोचने लगा कि इतनी सुबह नांगोन बिंग में क्या हो गया है। लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला, सु युयन का चेहरा बेहद भद्दा हो गया और उसने ठंडे स्वर में लिन जिफेंग को पुकारा। जरा ठहरिए। सु युयन ने लिन जिफेंग को कोई सुखद नजर नहीं दी, बस कुछ बार उसकी ओर देखा। यहां तक कि उसकी निगाहों में भी तिरस्कार का भाव था, लेकिन उसे तिरस्कार ही रहने दो। आखिरकार वे तो बस ऐसे लोग थे जो इस शहर में मिले थे, उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिन जिफेंग हैरान रह गए और जल्दी से सु युयन की कार की खिड़की में झुक गए और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोले, क्या हुआ छोटी बहन? क्या ऐसा हो सकता है कि अब जब मैं चला गया हूं तो तुम्हें मेरी याद आ रही है? लिन जिफेंग के चिढ़ाने वाले चेहरे को देखकर सु युयन उसकी ओर आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका शरीर आकर्षण में थोड़ा कांप रहा था। मुझ पर एक एहसान करो और जाते समय अपना सामान अपने साथ ले जाओ, मेरी कार को दूषित मत करो। क्या चीजें? क्या मैं कुछ लेना भूल गया हूं? लिन जिफेंग भी हैरान था। उसे नहीं लगा कि उसने उसकी कार में कुछ छोड़ा है। क्या वह मेरे दिल के बारे में बात कर रही है जिसे मैं अपने साथ नहीं ले गया? या शायद उसे मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वह मुझे जाने नहीं दे सकती थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, छोटी बहन। यदि वास्तव में ऐसा है तो मैं अपना फोन नंबर आपके पास छोड़ देता हूं, ताकि आप मुझे आज रात को फोन कर सके, क्योंकि मुझे अभी काम पर जाना है और यह बहुत उपयुक्त नहीं होगा। सीट पर बैठी सु युयन को देखकर उसके छोटे नितंब और पतली कमर, जो उसकी जीन्स से और भी उभरी हुई थी, और उसकी लंबी और आकर्षक टांगे, कम से कम कहने के लिए लिन जिफेंग अभी भी बगल से कुछ नजरें चुरा सकता था। विशेषकर उसके शरीर की वक्रता, वो सचमुच एक बेहद खूबसूरत महिला थी।
स्वर्ग द्वारा जिस तरह से उसे गढ़ा गया था वह कुछ ज्यादा ही मोहक था, पतली और सेक्सी, सभी सही जगहों पर सुडौल, जहां उसे मोटा होना चाहिए वहां मोटी, और जहां उसे पतला होना चाहिए वहां पतली। जैसे ही वह मुड़ी, लिन जिफेंग उसकी छाती पर एक त्वरित नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। 74 सेमी अंडर बस्ट और 93 सेमी बस्ट माप, जो 34D मानक को पूरा करता है, वास्तव में एक आदर्श सौंदर्य आकृति। लिन जिफेंग की दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वह बिना किसी अतिशयोक्ति के लगभग इंच तक उसके वक्ष का आकार अनुमान लगा सकता था। अगर उसने इस समय सू यूयन को ये बताने की हिम्मत की तो उसे लगा कि वह उसे मार डालने का साहस कर सकती है। उसने मोटी चमड़ी वाले लोग तो देखे थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था जिसकी त्वचा पर सुई का कोई असर न हो। उसे अपना सामान लेकर चले जाना था, लेकिन वह किसी तरह दूसरी दिशा में चला गया। यह आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है? क्या वह सचमुच यह मानता था कि सू यूयन में स्वाद की इतनी कमी होगी कि वह उसे पसंद कर ले? हाँ, क्या मजाक। यदि उसके पास न तो वह रूप था और न ही वह शालीनता, और न ही वह सूट जो उसने पहना हुआ था, जो शायद पता नहीं कहां से उधार लिया गया था, तो क्या वह उस पर दोबारा नजर डालती? सू यूयन को सबसे ज्यादा गुस्सा लिन जिफेंग के चेहरे पर दिख रहे भाव से आया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नुकसान में है। क्या ऐसा हो सकता है कि सू यूयन इतनी नीच थी कि उसके जैसे लड़के को भी लगा कि वह उसके लिए बहुत अच्छा है? तुरंत ही अनेक जटिल भावनाएं ज्वार की तरह सू यूयन के भीतर उमड़ पड़ी। अपनी पतली जेड जैसी उंगलियों से पिछली सीट की ओर इशारा करते हुए उसने झुंझलाहट भरी झुंझलाहट के साथ कहा, मुझ पर एक एहसान करो और जाते समय अपने छोटे भाई के काम के कपड़े भी साथ ले जाओ। धन्यवाद। सू यूयन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि लिन जिफेंग की जलती हुई निगाहें उसकी छाती पर घूम रही थीं, जिससे उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे, लेकिन उसने अभी भी एक पोकर चेहरा बनाए रखा। ओह! सू यूयन जिस दिशा में इशारा कर रही थी, लिन जिफेंग ने उसकी दृष्टि रेखा की ओर देखा तो पाया कि पीछे की सीट पर रंगीन कॉन्डोम से भरा एक छोटा सा बैग चुपचाप पड़ा हुआ था। तुरंत लिन जिफेंग का चेहरा लाल हो गया। यह उस महिला की वजह से था जिसके साथ वह कल रात था। उसने उस समय उसे अपनी जेब से निकालने के बारे में नहीं सोचा था जहां उसने उसे रखा था, और अब जब कुछ ही देर पहले वह कार का भुगतान कर रहा था तो उसने अनजाने में कॉन्डोम निकाल लिया। अब बढ़िया बात है, भले ही वह बुरा व्यक्ति न हो, पर वह बुरा बन गया था। लिन जिफेंग की गर्दन से लेकर चेहरे तक शर्मिंदगी की उम्मीद थी, लेकिन सू यूयन को आश्चर्य हुआ कि उसने शर्मिंदगी का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह पीछे की ओर गया, लापरवाही से कॉन्डोम उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। और उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हे, माफ करना, ये कुछ गम है जो मैंने कल रात खरीदा था, अभी तक खत्म नहीं किया है। गम? क्या वह बीमार है या क्या? ये स्पष्टतः उसके छोटे भाई के काम के कपड़े थे। वे उसके मुंह में गम में कैसे बदल सकते हैं? क्या तुम बीमार हो? सू यूयन ने झटके से पूछा। आप ही बीमार हैं। आप बीमार हो? सू यूयन को उम्मीद नहीं थी कि लिन जिफेंग उससे बात करेगा, इसलिए वह एक पल के लिए गुस्से में थी और जल्दी से पलट गई। क्या आपके पास दवा है? लिन जिफेंग ने एक धूप भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं, सू यूयन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ये बिल्कुल पागलपन था, सुबह सुबह ऐसे विचित्र आदमी से सामना होना। वह गुस्से में अपनी कार लेकर भाग गई। सू यूयन को भागते हुए देखकर लिन जिफेंग ने अपने मुंह के कोने को छुआ और कॉन्डोम को अपनी जेब में डाल लिया। उसके होठों पर अनजाने में एक चंचल मुस्कान आ गई। सुरक्षा कार्यालय में कपड़े बदलने के बाद लिन जिफेंग जल्दी से नानगोन बिन के कार्यालय में पहुंचे। उस समय नानगोन बिन अकेले बड़ी और आरामदायक सीईओ की कुर्सी पर बैठे थे, एक कप कॉफी पकड़े हुए, कार्यालय के एक तरफा कांच का सामना करते हुए हलचल वाले झोंघाए शहर की देखरेख कर रहे थे और प्रभुत्व की भावना महसूस कर रहे थे। एक व्यवसाय महिला का दृढ़ आत्मविश्वास स्पष्ट था, क्योंकि उसके मन में ये दृष्टिकोण था कि यहाँ सब कुछ अगले कुछ वर्षों में तियानियो समूह के भविष्य के विकास के दायरे में होगा। सिर में थोड़ी थकान महसूस करते हुए नानगोन बिन ने अपनी नाजुक जेड जैसी उंगलियों से अपने कनपटियों की धीरे से मालिश की और उंगलियों के दबाव से कुछ राहत महसूस की। नानगोन बिन पिछले कुछ दिनों से देर से सोने जा रहा था और अक्सर देर रात तक कांस्य मुखौटा वाले व्यक्ति के पोस्टर को घूरता रहता था। हालांकि पोस्टर वास्तविक कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति से बहुत अधिक मिलता जुलता नहीं था, फिर भी एक महिला की याददाश्त विशेष रूप से तेज होती है, खासकर तब जब वह किसी ऐसे व्यक्ति या चीज की बात करती है जिसे वह पसंद करती है। कल रात वह अपने कंप्यूटर पर झुकी हुई थी और अपनी याददाश्त के आधार पर उसने उसके चेहरे की एक मोटी छवि बना ली थी। इसके लिए वह पूरी रात जागती रही, जो उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। वह उसे फिर कब देख सकेगी? जब नानगोन बिन गहन विचार में डूबी हुई थी, लिन जिफेंग अपने मुंह से सिगरेट लटकाए अपनी बाहें लहराते हुए उसके कार्यालय में आया। नानगोंग अपने विचारों में इतनी व्यस्त थी कि उसे उसके आने का पता भी नहीं चला। लिन जिफेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद की मदद की, ऑफिस बार से एक्सो की एक बोतल उठाए और खुद को एक पे पिलाया। नानगोन बिन को दिवास्वप्न में खोया हुआ देखकर लिन जिफेंग को जिज्ञासा हुई। इन दिनों इस बर्फीली औरत के साथ क्या हो रहा था? वह क्यों विचलित लग रही थी, मानो उसके मन में कुछ चल रहा हो। अध्याय 117, तुम मर क्यों नहीं जाते?
पूरा दिन मैं तुम्हारा होने के विचारों में डूबा रहता हूँ, अतीत को याद करके और उस पर गहरा अफसोस करता हूँ। जब हम अगली बार घर से दूर मिलेंगे तो मैं अपना सिर झुकाकर अनंत काल को अपने साथ ले जाऊंगा। नानगोन बिंग अनगिनत विचारों में खोया हुआ त्यान्यू समूह के मनोरम दृश्य को गंभीरता और गहराई से देख रहा था। अपने सामने हलचल भरे शहर के दृश्य को देखकर नानगोन बिंग को वास्तव में कविता लिखने में रुचि हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए वास्तव में योग्य। तभी लिन जिफेंग एक्सो का एक घूंट खत्म करने के बाद चुपचाप आया और बोला, हे भगवान बॉस, आप सचमुच बहुत मूड में हैं, कविता भी लिख रहे हैं। आप सचमुच सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों से परिपूर्ण एक दुर्लभ महिला हैं। लिन जिफेंग की अचानक उपस्थिति ने नानगोन बिन को इतना डरा दिया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह जल्दी से चिल्लाई, ये सोचकर कि कुछ अप्रत्याशित हुआ था। आप जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह कौन था, तो नानगोन बिन की ठंडी आंखें फिर से केंद्रित हो गईं, मानो उसने दुनिया का सबसे घृणित खलनायक देख लिया हो। ओह, मेरा मतलब है, बॉस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई खलनायक देख रहे हो? दरअसल मुझे लगता है कि मैं काफी दयालु दिखता हूँ। कृपया मेरी ओर इतनी डरावनी निगाह से मत देखिए, इससे मुझे सचमुच डर लगता है। जैसे ही उसने बात की, लिन जिफेंग ने डरा हुआ चेहरा बना लिया और अपनी गर्दन भी सिकोड़ ली, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह उससे डर रहा है, जो जितना कष्टप्रद था उतना ही दयनीय भी था। उसकी अचानक आवाज सुनकर नानगोन बिन लगभग चीख पड़ी, खासकर तब जब वह विचारों में खोई हुई थी। किसी के द्वारा इस तरह चौंक जाना जबकि आप गहरी सोच में डूबे हुए हो, वास्तव में कोई सुखद बात नहीं थी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? नानगोन बिन स्पष्ट रूप से क्रोधित थी। उसकी आंखें जो अभी कुछ क्षण पहले कोमल थीं, अब लिन जिफेंग को देखते ही तुरंत ठंडी हो गईं, और उनसे लिन को हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड भी महसूस हो रही थी। क्या बॉस फिर से मोहित हो गया था? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे कविता पढ़ते हुए सुन लिया, अब वह मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाने लगी है? ये सचमुच अनुचित है। अभी कुछ देर पहले तो वह मुझसे वापस आने का आग्रह कर रही थी, और अब जैसे ही मैं वापस लौटा उसने मेरे लिए चीजें मुश्किल बनानी शुरू कर दी। क्या ये बहुत अन्यायपूर्ण नहीं है? लिन जिफेंग खुद को असहाय और दुखी महसूस कर रहे थे। ऐसे नियोक्ता के अधीन काम करना वास्तव में जीवन का एक आदर्श पहलू नहीं था। बॉस, क्या आप ही तो थे जो मुझे अभी बार बार वापस आने के लिए बुला रहे थे? तो क्यों? मैं वापस आ गया हूं और तुम मुझे वह नजर दे रहे हो। क्या मैं बहुत देर से लौटा? हे, ये केवल आधे घंटे देर से था। आप यहाँ बैठकर कविता पढ़ते हुए काफी सहज लग रहे थे। लिन जिफेंग को नहीं पता था कि वह जानबूझकर विषय को खींच रहा था। उन्होंने कार्यालय की एक तरफा कांच की खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस, आपके पास कब से इतनी काव्यात्मक प्रतिभा आ गई कि आप कविता लिखने का भी प्रयास करने लगे? अभी मैं ध्यान से सुन रही थी, कुछ ऐसा कि सारा दिन मैं तुम्हारा होने के ख्यालों में डूबी रहती हूँ। बॉस, मुझे मत बताना कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ओह, यह अच्छा नहीं है। तुम मेरी भावी पत्नी बनने वाली हो। आप किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर तुम्हारे बुरे आदमी को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। अपने सामने इस बकवास करने वाले को देखकर नानगोन बिन इतनी क्रोधित हो गई कि उसके दांत खट्टे हो गए। वह न केवल अपने काम में अयोग्य था, बल्कि उसे उसकी बुद्धि से जूझना भी पसंद था। यदि स्वर्ग उसकी इच्छा पूरी कर सकता, तो नानगोन बिन की पहली इच्छा ये होगी कि यह विचित्र व्यक्ति उसकी दृष्टि से बहुत दूर गायब हो जाए, नहीं, हमेशा के लिए गायब हो जाए। वह कभी भी इस भिनभिनाती हुई मक्खी को अपने कानों और आंखों के पास से दोबारा नहीं देखना चाहती थी। खासकर तब जब वह सोच में खो गई थी और अनजाने में उसने एक कविता लिख दी थी जो एक लिमरिक जैसी लग रही थी, और संयोग से किसी ने उसे सुन लिया। ओ प्यारे, क्या यह आदमी सचमुच ही उसका बोझिल भाग्य था जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकी? इस बदमाश को इधर उधर घूमते हुए देखना, और सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि वह उसकी बहुमूल्य एक्सो विंटेज को केवल प्रदर्शन के लिए पी रहा था। नानगोन बिन इतनी क्रोधित थी कि वह लगभग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वास्तव में उसे दूर धकेलना चाहती थी। ओह बॉस, आपकी आंखों में वो क्या है? नानगोन बिन को अपने हाथ में एक्सो को दुखद रूप से देखते हुए देखकर लिन जिफेंग ने अचानक अपने दिल में एक मजबूत उछाल महसूस किया। क्या उसकी एक बोतल शराब पीने से वह इतनी तुच्छ नहीं हो सकती? यह तो बहुत कंजूसपन है। बॉस, आप इसलिए नाराज तो नहीं हो गए कि मैंने आपकी एक बोतल शराब पी ली, है ना? तुम बहुत कंजूस हो। अगर इससे कुछ आराम मिला तो अगली बार मैं तुम्हें एक और उपहार दूंगा। अगर ठीक हो तो मैं तुम्हारे लिए एक पूरा केस खरीद दूंगा। लिन जिफेंग के चेहरे पर एक भव्यता का भाव था, मानो उसने जो पे लिया था वह एक सामान्य सस्ता पे था जिसकी कीमत अधिकतम 30 युआन थी। हो सकता है कि यह नकली भी हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? नानगोन बिन अंततः खुद को रोक नहीं सका और भड़क उठा। पिछले कुछ दिनों से वह अच्छे मूड में नहीं थी, अनिद्रा से जूझ रही थी, और यहाँ लिन जिफेंग था जो ठीक उसी जगह पर चोट कर रहा था जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। इससे उसे शर्मिंदगी और गुस्सा क्यों नहीं महसूस हुआ? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं शराब के बारे में बात कर रहा था?
क्या मैं तियान्यू समूह का अध्यक्ष वास्तव में इस बात की परवाह करूंगा कि आप मेरी शराब की एक बोतल लें? अरे बेवकूफ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मेरे पेट की खुशी गुस्से में क्यों बदल जाती है? ऐसा कैसे है कि उसके जैसे मेरे सपनों का आदमी, हालांकि दोनों इंसान हैं, अंतर इतना बड़ा है। क्या ओह, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लिन जिफेग को वास्तव में डर था कि वह सचमुच अपना आपा खो सकती है और यह उसके लिए वास्तविक आपदा का कारण बन सकता है। वह धीरे से बुदबुदाया, मानो अपनी भड़ास निकाल रहा हो। ठीक है बॉस, मैं सोच रहा था कि आप आज मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। क्या यह हो सकता है कि आप मुझे कुछ ड्रिंक्स या सिर्फ एक साधारण डिनर के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? लिन जिफेग ने अनुचित तरीके से एक सिगरेट निकाली और आराम से धूम्रपान करना शुरू कर दिया, जिससे नांगोन बिन का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। जब से उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है, किसी ने भी उनके कार्यालय में शराब पीने या धूम्रपान करने की हिम्मत नहीं की है। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति वस्तुतः एक संस्थापक पिता था। जरूरी काम है। मेरा आपसे कौन सा महत्वपूर्ण काम हो सकता है? क्या आप अपने इन दुबले पतले हाथों और पैरों के साथ सचमुच कुछ ऐसा कर सकते हैं जो धरती को हिला देने वाला और आत्मा को झकझोर देने वाला हो? जिस क्षण लिन जिफेंग ने घटना के बारे में पूछना शुरू किया, नांगोन बिन ने मन ही मन उपहास किया, क्योंकि उसे उसका प्रश्न पूरी तरह से हास्यास्पद लगा। यह उतना ही हास्यास्पद है जितना कोई कल्पना कर सकता है। आज शुरू में उसने जनसंपर्क विभाग में कंप्यूटर की चोरी को इस कमीने को नौकरी से निकालने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया था, लेकिन तभी उसके पिता नांगोन शुई का फोन आ गया। वह मलेशिया में चुनाव के बीच में थे और उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा करने से आगाह किया था। ऐसा लग रहा था कि अब वह उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। यदि उन्होंने उसे अभी नौकरी से निकाल दिया तो कौन जानता है कि यह अजीब आदमी क्या क्या घिनौना काम कर सकता है। यदि वह सचमुच उन्मत्त हो गया तो कंपनी में भारी हंगामा मच सकता है। इससे न केवल उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मलेशिया में उनके पिता के चुनाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब वह उसे धीरे धीरे ही पीछे हटा सकता था। वह उसे स्वेच्छा से छोड़ सकता था। इतने दिनों तक उससे मुफ्त में लाभ उठाने के बाद उसकी बकवास से उसे बहुत कष्ट हो गया था और अब समय आ गया था कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। लिन जिफेंग के बारे में सोचकर, जो दयनीय रूप से भीख मांगते हुए भौहें चढ़ाकर रुकने की अनुमति मांग रहा था, नांगोन बिन को मन ही मन रोमांच महसूस हुआ। आखिरकार वह अपना बॉस था, न केवल उसका रुतबा था बल्कि उसका अपना गुस्सा और घमंड भी था। वह इतने छोटे से व्यक्ति को अपने साथ लापरवाही से व्यवहार करने की अनुमति कैसे दे सकता था? क्या आप जानते हैं कि हाल ही में सुरक्षा विभाग के गोदाम में चोरी हुई है? नांगोन बिन बेहद शांत और संयमित थी। व्यापारिक दुनिया में उनके वर्षों के संघर्ष ने उनके असाधारण स्वभाव और उदार शैली को आकार दिया था। फिर भी एक महिला होने के नाते उनकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं थीं। गोदाम में चोरी। लिन जिफेग का शांत और दृढ़ चेहरा थोड़ा सा हिल गया। शांतिपूर्वक सिगरेट पीते हुए उसने सोचा था कि इससे उस आदमी को झटका लगेगा जो हताश होकर बताएगा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लिन जिफेंग सरल और शांत थे। नांगोन बिन की आंखें चमक उठी और वह मन ही मन सोचने लगी, बुरा नहीं है। गोदाम में हुई चोरी का सीधा संबंध सुरक्षा विभाग से था, फिर भी वह बेफिक्र रहा। उसने कोई डर या चिंता नहीं दिखाई। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता काफी प्रभावशाली थी। चोरी सुरक्षा प्रणाली में दोष के कारण हुई थी, न कि इसलिए कि लिन जिफेंग ने स्वयं कुछ चुराया था। बेशक वह भावशून्य पानी की तरह शांत रह सकता था। क्या उसने यह अपेक्षा की थी कि वह ये बताकर स्वयं को शर्मिंदा करेगा कि वह कितना असंबद्ध था? इससे तो खेल का असली राज ही खुल जाएगा। जनसंपर्क विभाग द्वारा हाल ही में सामग्री का वितरण हमारे वरिष्ठ बोर्ड द्वारा लिया गया एक परीक्षणात्मक निर्णय था, यह देखने के लिए कि क्या कंप्यूटर वितरित करने के बाद प्रदर्शन में सुधार होगा। लेकिन अब सामग्री जनसंपर्क विभाग तक भी नहीं पहुंची है और चोरी हो गई है। तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नांगोन बिन का व्यवहार अचानक बदल गया। वह बॉस की कुर्सी पर पहाड़ की तरह स्थिर बैठी थी। बिना मेकअप के उसके सुंदर चेहरे पर एक भान भी नहीं हिल रही थी। उसकी शांत भावना लिन जिफेंग से भी बढ़कर थी। इससे आपका क्या मतलब है, बॉस? लिन जिफेंग ने नांगोन बिन की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका आरोप सीधे उसके विभाग पर लक्षित था। इसका कुछ संबंध हुआंग डेमिंग से होना चाहिए। वह मुझसे क्यों भिड़ रही है? मैं सुरक्षा विभाग का प्रमुख या ऐसा कुछ नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि ये चीजें अब भी बरामद की जा सकती हैं? नांगोन बिन ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली, अपनी उंगलियों को ऑर्किड की तरह कोमलता से पकड़े हुए और चुपचाप चाय की चुस्कियां ली। ये देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि लिन जिफेंग किस तरह के बहाने पेश करेगा। लेकिन लिन जिफेंग ने बस इतना ही जवाब दिया, उन्हें वापस नहीं पाया जा सकता। कारण? कोई कारण नहीं। आप कहते हैं कि उन्हें बिना किसी कारण के वसूल नहीं किया जा सकता। क्या आप सिर्फ आलसी हैं या आपको वास्तव में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा की परवाह नहीं है? हे बॉस, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? जरा सोचिए, तियान्यू जैसे बड़े समूह में चोरी हो रही है तो आपको ये जानने के लिए 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है कि यह कोई अंदरूनी व्यक्ति ही रहा होगा।
किसी बाहरी व्यक्ति के लिए गोदाम से दर्जनों कंप्यूटर ले जाना असंभव है। एक तो इसलिए कि उनमें हिम्मत नहीं होगी, दूसरा इसलिए कि उनमें क्षमता नहीं होगी, और तीसरा ये पूरी तरह से असंभव परिदृश्य है। यदि आप मुझे ये पता लगाने के लिए मजबूर करेंगे कि सामग्री के बैच के साथ किसने छेड़छाड़ की है, तो आप जानते हैं बॉस, इससे थोड़ी हलचल मचनी तय है। लिन जिफे की बातें सुनने के बाद नानगोन बिंग उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत संतुष्ट हुआ। कंपनी में चोरी हुई थी, यदि अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी तो क्या वह नानगोन बिंग यह नहीं जान पाएगी कि इसके पीछे कौन था। बात बस इतनी सी थी कि ये मामले बहुत उलझे हुए थे, यहाँ तक कि बोर्ड के सदस्यों को भी प्रभावित कर रहे थे, इसलिए वह नानगोन बिंग कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी। आखिरकार पूरा मुद्दा वास्तव में सामग्रियों के बारे में नहीं था, बल्कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत कार्यों पर लक्षित था। लेकिन ये लोग बहुत मूर्ख थे, वे इतनी नीच, घृणित और यहाँ तक कि घृणित रणनीति का उपयोग कर रहे थे कि 3 साल का बच्चा भी इसका उपयोग करना जानता होगा। बिल्कुल बेस्वाद। अध्याय 118। आप अभी भी मेरे कौशल को नहीं जानते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि कंपनी में कोई जासूस है? नानगोन बिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, थोड़ा संदेह से। हालांकि कंपनी की अपनी समझ के आधार पर लिन जिफेग ने जो कहा वह पूरी तरह से अनुचित नहीं था, लेकिन वह खुद भी यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि यह सच है। हे बॉस, चाहे कोई तिल हो या नहीं, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में मुझसे ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए। ओह, तो फिर आइए इसे सुने, देखें कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई अर्थ है या नहीं। नानगोन बिंग को वास्तव में दिलचस्पी हो गई। वह सोचने लगा कि क्या जिस चूहे का उसने उल्लेख किया था वह वही व्यक्ति था जिसके बारे में वह सोच रहा था। पवित्र धुआं। बॉस, क्या आप जानबूझकर मेरी उम्र कम नहीं कर रहे हैं? जरा सोचिए, अगर आज मैं पूछूं कि वह कौन है। हे बॉस, क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं कल कंपनी में काम कर पाऊंगा? क्या तुम मेरे साथ खेल नहीं रहे हो? इसके अलावा मैंने किसी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है, केवल मोटे तौर पर अनुमान लगाया है। लिन जिफे को अपनी सुरक्षा के लिए इस पर विचार करना पड़ा। यद्यपि उसके पास पहले से ही एक विचार था, लेकिन भगवान ही जाने कि नानगोन बिंग उसे भी अंत में बाहर खींच लेगी। न केवल अन्य लोग ठीक हो जाएंगे, बल्कि वह शायद अब और नहीं रुक पाएगा। तो आपका सुझाव क्या है? मुझे नहीं लगता कि हमारा सुरक्षा विभाग पूरी तरह से निर्दोष हो सकता है, जब इतने सारे कंप्यूटर बिना किसी कारण के गायब हो गए हैं, विशेषकर इन कंप्यूटरों के महत्व को देखते हुए। क्या आप ये जानते हैं? अरे बॉस, ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है ना? इसके अलावा कॉमरेड हुआंग डेमिंग सुरक्षा टीम के प्रमुख हैं। तुम उसके पास मत जाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं क्या काम का? इसके अलावा मैं तो बस एक बेकार सुरक्षा गार्ड हूं। मुझ पर हमला मत करो। हम्फ। क्या आपको लगता है कि कैप्टन हुआंग भी आपकी तरह ही हर दिन आलसी रहते हैं? वह तियानयू ग्रुप में संपूर्ण सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिजाइनर है और उन्हें प्रतिदिन सुरक्षा प्रणाली की सभी खामियों से निपटना पड़ता है। अगर हमें उसे ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान करना पड़े तो हमें आप सुरक्षा गार्डों की क्या जरूरत है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमने आपको सिर्फ पहरा देने दिया और बस इतना ही? हाँ, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो श्रीमान लिन, मैं तुमसे कहता हूं, तुम गलत हो। कंपनी निश्चित रूप से आलसी लोगों को बढ़ावा नहीं देती है, उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जो कंपनी में बेकार घूमकर मौत का इंतजार करते हैं। नानगोन बिंग ये सभी शब्द लिन जिफेंग पर निर्देशित कर रहा था, यहाँ तक कि जिस तरह से उसने उसे देखा वह अलग था। फिर भी लिन जिफेंग को ये सुनकर कुछ अजीब लगा। आपकी बात सुनकर बॉस, क्या हुआंग डेमिंग वास्तव में हमारी कंपनी का व्यस्त आदमी है? तो क्या हम निचले स्तर के सुरक्षा गार्डों का कोई मतलब नहीं है? यदि आपके शब्द व्यक्तिगत रूप से मुझ पर लक्षित हैं तो मेरे पास कोई बहाना नहीं है। यदि यह पूरे सुरक्षा विभाग पर लक्षित है तो मुझे अवश्य बोलना चाहिए। यदि हम निचले स्तर के सुरक्षाकर्मी न होते तो क्या हुआंग डेमिंग सुरक्षा दल के प्रमुख के पद पर बैठ पाते? वरिष्ठता की दृष्टि से हमारे सुरक्षा विभाग से जिया झेंजिंग वास्तव में कंपनी में एक पुराने कर्मचारी है ना? वो 15 वर्षों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, भले ही उनकी योग्यता न हो, लेकिन कड़ी मेहनत के कारण ऐसा हुआ है ना? उपलब्धियों की बात करें तो हमारे सुरक्षा विभाग के झेंग लियांग हर दिन अथक परिश्रम करते हुए तियानियों के पूर्वी गेट की सुरक्षा करते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, वे हमेशा अपने पद पर अडिग रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है वह ऐसा क्यों करता है? जैसे ही उसने यह बात कही, लिन जिफेंग ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने फेफड़ों में कड़वे और तीखे स्वाद को महसूस किया। ये लोग, ऊपर से बुजुर्ग और नीचे से बच्चे, 3000 रुपये के मामूली मासिक वेतन पर निर्भर हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं बॉस, क्या आप जानते हैं? आजकल जब तक कोई कठिनाई सहने और प्रयास करने को तैयार है, क्या हर जगह 3000 रुपये प्रति माह का वेतन नहीं मिलता? क्योंकि वे पहले से ही तियानयू को अपना घर मान चुके हैं। वे यहाँ 3000 युआन के मामूली वेतन के लिए नहीं, बल्कि तियानयू की प्रतिष्ठा और गौरव के लिए आए थे। आपको ये समझना चाहिए कि महोदय, अधिकांश कुलीन सफेदपोश कर्मचारी आपके लिए आए थे। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। तियानयू के गौरवशाली दिन भी रहे और पतन भी, लेकिन इतने वर्षों में भी यह अब भी अडिग खड़ा है।
आप जानते हैं क्यों? क्योंकि नीचे बैठे बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड जानते हैं कि तियानयू समूह फिर से उठ खड़ा होगा। इन वर्षों के दौरान चाहे कंपनी ने कितनी भी अच्छी प्रगति की हो, क्या उन्होंने कभी किसी लाभ की मांग की है? क्या उन्होंने कभी शिकायत की है? क्या उन्होंने कभी तियानयू के बारे में बुरा कहा है? क्योंकि उन्हें तियानयू पर गर्व है। तियानयू में काम करने में सक्षम होने के बावजूद मात्र सुरक्षा गार्ड के रूप में भी वे तियानयू पर गर्व महसूस करते हैं। कोई भी काम दूसरे से कम नहीं है, सभी को समान होना चाहिए, और इसमें हुआंग डैमिंग भी शामिल है। ये शब्द कहते समय लिन जिफे की भावनाएं जटिल थीं। शायद हुआंग डैमिंग का जिक्र करने से लिन जिफे कुछ नाराज हुए, क्योंकि कंपनी में अपने दिनों के दौरान उनके विचार में हुआंग डैमिंग एक चापलूस से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो सुरक्षा विभाग में शेखी बघारना और चापलूसी करना पसंद करते थे। नानगोन बिन के उसके प्रति पक्षपात का फायदा उठाते हुए वह सचमुच अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था। यदि यह कहा जाए कि लिन जिफेंग केवल किनारे पर था, तो लिन जिफेंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यदि पुराने सुरक्षा सदस्य भी इसमें शामिल थे, तो लिन जिफेंग में सब कुछ के बावजूद अभी भी कुछ आत्मा थी। विशेष रूप से हर बार जब वह जेंग लियांग को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गेट पर निडरता से पहरा देते हुए देखता था, तो लिन जिफेंग को कुछ व्यथित महसूस होता था, यह महसूस करते हुए कि ऐसे व्यक्ति को इन शहर के लोगों के लिए द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर भी उसे कॉर्पोरेट उच्चाधिकारियों के मूड के अनुसार काम करना पड़ता था, जो वास्तव में दुखद था। लिन जिफेंग। नानगोन बिन आज लिन जिफेंग के असामान्य मूड से थोड़ा हैरान और आश्चर्यचकित था। जब लिन जिफेंग ने पहले ये शब्द कहे थे, तो उनकी आभा बदल गई थी, मानो वह कोई और बन गए हों। नानगोन बिन को अब कुछ परेशानी महसूस हुई। उसका आशय ऐसा नहीं था, वह सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों को नीची दृष्टि से नहीं देखती थी, बल्कि उसका आशय यह था कि हुआंग डैमिंग का एक विशेष दर्जा था और उसकी कार्य प्रकृति अलग थी। गोदाम जैसे छोटे मामले के लिए हुआंग डैमिंग को व्यक्तिगत रूप से संभालना संभव नहीं था, विशेष रूप से एक शीर्ष विशेष सैनिक के रूप में उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, जिन्होंने एक निजी अंगरक्षक के रूप में भी काम किया था, न केवल सैन्य कौशल में बल्कि संभवतः उनके सामान्य गुणों में भी औसत व्यक्ति की तुलना में बेहतर थे। लिन, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। नानगोन बिन को एहसास हुआ कि पहले उसका स्वर शायद बहुत कठोर था। वह ऐसी महिला नहीं थी जो दूसरों के जीवन और कल्याण की उपेक्षा करती हो। इसी तरह नानगोन बिन भी बहुत सुरक्षात्मक थी और सभी के साथ समान व्यवहार करती थी, चाहे कंपनी में उसका पद कुछ भी हो। हे सर, चाहे आपका यह आशय हो या न हो, चलिए इसे जाने देते हैं। चूंकि तुमने मुझसे माफी मांग ली है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये कहते हुए लिन जिफेंग ने हंसते हुए अपनी सिगरेट का एक कश लिया, फिर मुस्कुराया और अपने पे का एक घूंट लिया। हंसते हुए कहा, चिंता मत करो सर, मैं आपके लिए इसे पूरी तरह से संभाल लूंगा। क्या आप मेरे कौशल के बारे में नहीं जानते? मैं आपकी संतुष्टि की गारंटी देता हूँ। बात खत्म करने के बाद लिन जिफेंग ने नानगोन बिन को आंख मारी और फिर कमरे से बाहर निकल गया। क्षमा मांगना, आपकी संतुष्टि की गारंटी। नानगोन बिन थोड़ा स्तब्ध था, क्योंकि वह अभी भी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। क्षमा मांगना, मैंने क्या गलत किया? मैं उससे माफी क्यों मांगू? लिन, नानगोन बिन, क्या गलत किया? मैंने आपसे कब माफी मांगी? आपके पहले शब्दों का क्या मतलब था? अपने कौशल को जानने के बारे में क्या ख्याल है? अरे लिन। जब नानगोन बिन को अंततः होश आया, तो लिन जिफेंग पहले ही तेजी से घटनास्थल से निकल चुका था। अध्याय 119। आप जो भी कहते हैं वह होता है। नानगोन बिन को कार्यालय में अकेला छोड़ दिया गया था, लगभग गुस्से से फट गया। आखिर वह किस बारे में बात कर रहा था? हमारा आपस में जरा सा भी संबंध नहीं है। यह उसके मुंह में गारंटीकृत संतुष्टि में कैसे बदल सकता है? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? नानगोन बिन के कार्यालय से निकलने के बाद लिन जिफेंग भी वहां नहीं रुके। ये तथ्य कि सुरक्षा विभाग से 1 दर्जन से अधिक कंप्यूटर गायब हो गए थे, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कुछ गुप्त व्यापार चल रहा था। इन दिनों उसे यह एहसास हो गया था कि तथाकथित कंपनी उन महिलाओं के लिए युद्ध के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं थी। कंप्यूटरों के गायब होने का सीधा संबंध पीआर विभाग के झाओ ज़ूमो, व्यापार विभाग के सुन शियानो और आईटी विभाग के म्यू यांग से था। लिन जिफेंग जिया झेंजिन को साथ नहीं लाए और आईटी विभाग में अकेले ही अपनी जांच शुरू कर दी। बिल्कुल, उनकी तथाकथित जांच केवल इधर उधर देखना थी। दरअसल लिन जिफेंग के दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। गोदाम से गायब कंप्यूटरों के मामले के संबंध में ये स्पष्ट था कि पीआर विभाग से झाओ ज़ूमो और व्यापार विभाग से सुन शियानो सीधे तौर पर शामिल थे, लेकिन कंपनी के भीतर 2 महिलाओं का संघर्ष सिर्फ 1 या 2 दिन का मामला नहीं था। ये बात सभी लोग अच्छी तरह जानते थे। बात बस इतनी है कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना सतह पर दिख रहा था। यहाँ तक कि अगर सुन शियानो वास्तव में शक्तिशाली होती, तो भी वह गोदाम से कंपनी के कंप्यूटर चुराने की हिम्मत नहीं करती, खासकर तब जब उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी और इसके अलावा उन्हें पीआर विभाग को वितरित किया जाना था। क्या ऐसा हो सकता है कि सुन शियानो को कोई समर्थन दे रहा हो, या फिर वह जानबूझकर पीआर विभाग से झाओ ज़ूमो का खेल खेल रही थी? सवालों से भरे सिर के साथ लिन जिफेंग ये पता लगाने में असफल रहा कि वास्तव में ये महिलाएं क्या कर रही थीं।
मात्र 1 दर्जन या उससे अधिक कंप्यूटर, फिर भी उन्हें इतना बड़ा तूफान खड़ा करना पड़ा। जैसे ही लिन जिफेंग आईटी विभाग की मंजिल से गुजरते हुए लिफ्ट में सवार हुए, बाहर किसी ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिन जिफेंग के सामने आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकर्षक आईटी विभाग प्रमुख म्यू यांग था। लिन जिफेंग अपने मुंह में सिगरेट दबाए और आंखें मूंदते हुए पहले तो चौंक गया, धिक्कार है, कैसा संयोग है। वह बस आया और उससे टकरा गया। म्यू यांग आकर्षण और मोह से भरी हुई थी, विशेष रूप से उसकी कामुक और मोहक पीठ, गुलाबी मिनी स्कर्ट पहने हुए जो हर कदम के साथ लहरा रही थी, उसके लंबे लहराते बाल एक कंधे पर लटके हुए थे, वह आकर्षण का प्रतीक थी। अक्सर कहा जाता है कि सुंदरियां कैंपस से आती हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कैंपस केवल प्रजनन स्थल है और असली सुंदरियां शायद केवल त्यानियों जैसे बड़े निगमों से आती हैं। जब तक आप सबसे नीचे नहीं हैं, मूलतः सभी सुंदर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी किसी प्रकार के अलिखित नियमों के अधीन हो या क्या? लिन जिफेंग को देखकर म्यू यांग भी थोड़ा स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और लिन जिफेंग को अस्पष्टता के संकेत के साथ देखते हुए कहा, आप कल रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुमने मुझे पूरी रात इंतजार करवाया। ओह, क्या तुमने मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया? और अब तुम सचमुच मेरा इंतजार कर रहे थे? लानत है, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि म्यू यांग सचमुच बहुत सुंदर थी। यद्यपि वह बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी उसमें एक अद्भुत आकर्षण था। वह परिपक्व थी, उसमें एक विशेष आकर्षण था, वह एक क्लासिक सुंदरता थी जिसमें बहनों जैसा आकर्षण था। लिन जिफेंग बस कुछ स्पष्टीकरण देने ही वाले थे। उसी क्षण पिछले दिन का संरक्षक देवदूत पुनः प्रकट हुआ और वह म्यू यांग के ठीक पीछे चल रहा था। लिन जिफेंग ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन से ये लड़का म्यू यांग का पीछा कर रहा था। हालांकि उसने उसे कितनी ही बार समझाया कि उनके बीच कोई संभावना नहीं है, लेकिन उस लड़के को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सुना था कि किसी लड़की को रिझाने के लिए दृढ़, साहसी, चौकस और दृढ़ चमड़ी वाला होना चाहिए, तभी वह लड़की को पा सकता है। लेकिन इन बीते दिनों में न केवल उसने म्यू यांग का हाथ भी नहीं पकड़ा था, बल्कि उसने उसे और भी अधिक नापसंद कर दिया था। हर बार जब वह लिन जिफेंग के प्रति म्यू यांग के रवैये के बारे में सोचता था, तो वह रात में जागकर उबलने लगता था। आखिरकार उनके अपने परिवार की हालत भी खराब नहीं थी। रूप रंग में, ज्ञान में वह इस सुरक्षा गार्ड से कैसे कमतर हो सकता है। इसके अलावा उनका विवाह दोनों के माता पिता द्वारा तय किया गया था, एक मैचमेकर द्वारा जोड़ी बनाई गई थी, एक ऐसा मिलन जिसका आदेश उनके माता पिता ने दिया था। ओह, कैसा संयोग है। म्यू यांग के संरक्षक देवदूत को देखकर लिन जिफेंग को लगा कि उसका सिर बड़ा हो गया है। भाग्य इतना अन्याय क्यों था जो उसे हमेशा ऐसी परिस्थितियों में डालता था? आखिर क्यों महिलाओं ने हमेशा उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया? लिन जिफेंग ने सहजता के साथ और छोटी मोटी बातों पर ध्यान न देते हुए झो वेनलोन से हाथ मिलाने के लिए मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। झो वेनलोन ने डिजाइनर सूट पहन रखा था, उसकी कलाई पर एक शानदार घड़ी थी, उसका सिर गर्व से ऊंचा उठा हुआ था। लिन जिफेंग का हाथ बढ़ा हुआ देखकर झो वेनलोन ने लिन जिफेंग की हथेली को अनदेखा करते हुए 2 बार खांसी की। उसने बस अपनी घड़ी देखी, फिर लिन जिफेंग को नजरअंदाज कर दिया। वह रवैया, वो व्यवहार स्पष्ट रूप से लिन जिफेंग का अपमान था। चूंकि वह व्यक्ति लिन जिफेंग से हाथ भी नहीं मिलाना चाहता था, तो लिन जिफेंग को इस घमंडी बोधिसत्व को और अधिक अपमानित करने की क्या जरूरत थी। वह हंसा और बोला, भाई तुम्हारे हाथ में घड़ी बहुत अच्छी है, महंगी होगी है ना? उन तीनों के लिफ्ट में खड़े होने से माहौल पहले से ही थोड़ा अजीब हो गया था। लिन जिफेंग ने अपनी घड़ी की तारीफ करके तनाव को कम करने का इरादा किया, ये सोचकर कि अगर उनमें थोड़ी भी समझ होती तो वह तारीफों को स्वीकार कर लेते और अपनी बात पर अड़े रहते। लेकिन जब लिन जिफेंग के हाथ मिलाने को नजरअंदाज कर दिया गया और घड़ी के लिए उनकी प्रशंसा को शायद ही स्वीकार किया गया, तब भी झो वेनलोन की आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने लिन जिफेंग पर तिरस्कार भरी नजर डाली जो स्पष्ट अधीरता दिखा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने इस देहाती आदमी से बात करना उसके स्वाद का अपमान है। वह जितना अधिक अहंकारी व्यवहार करता, म्यू यांग को तांबे के सिक्कों की गंध से भरे इस व्यक्ति के बारे में उतना ही कम ख्याल आता। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख का पद संभालने के लिए केवल अपनी योग्यता और उत्कृष्ट ताकत पर निर्भर रहना संभव नहीं था। बेशक उसमें अन्य उल्लेखनीय गुण भी थे और नांगोन बिंग लोगों को परखने में हमेशा बहुत सटीक थी, अन्यथा वह उसे यह पद कैसे दे सकते थे। ये कंपनी का नव स्थापित मानव संसाधन विभाग था। यहाँ तक कि सुन शियानाओ, वह योगिनी, चाहे उसने कितनी भी बेतहाशा परेशानी पैदा की हो, यहाँ गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकी। बहरहाल आपका नाम क्या है? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार मुझे ये याद था, म्यू यांग ने कहा। उसकी आवाज मधुर और सुरीली थी जब वह लिन जिफेंग की ओर देख रही थी। उसकी हर हरकत, उसके चेहरे का हर भाव एक परिपक्व महिला के आकर्षण से भरा हुआ था। उनकी उपस्थिति की गुणवत्ता से ही कई महिलाओं को स्वयं पर शर्म महसूस होने लगी। मेरा नाम लिन जिफेंग है, मैं सुरक्षा विभाग का नया गार्ड हूँ। लिन जिफेंग ने भी विनम्रता से जवाब दिया। वास्तव में वह काफी डर गया था कि यह मोहक मोहिनी म्यू यांग बाद में उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगी।
ये सचमुच भयानक होगा। ओह, ये लिटिल लिन है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज रात मुक्त हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूँ। इस बारे में कैसा है? आज रात मेरी मदद करने के लिए मेरे घर आ जाओ, क्या कहते हो? एक योगिनी नाम के योग्य है। विशेषकर 26 या 27 वर्ष की आयु का एक योगिनी। एक नजर ही अंतहीन कल्पनाओं को जन्म दे सकती है। उसकी आवाज का लहजा विशेष रूप से चुलबुला था और उसके संकेत एक आकर्षक निमंत्रण से भरे थे। झो वेनलोन का चेहरा नीले रंग का हो गया जब उसने लिन जिफेंग को एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। लेकिन चूंकि आपने अभी मुझे नजरअंदाज किया है, इसलिए मैं आपको इसका बदला केवल उसी रूप में दे सकता हूं। झो वेनलोन की उस गुस्से और तिरस्कार भरी निगाह को देखकर लिन जिफेंग उससे परेशान नहीं हो सके और मुयान के साथ खिलवाड़ करते हुए कहा, यह इतना अच्छा नहीं लगता है। हम एक दूसरे को केवल 3 मिनट से जानते हैं और आप मुझे अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। जब उन्होंने अंतिम शब्द स्थान कहा तो लिन जिफेंग ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी, जिससे झो वेनलोन का चेहरा तुरंत खराब हो गया। पिछली बार झो वेनलोन ने अभी तक इस छोटे गार्ड के साथ परेशानी की तलाश नहीं की थी, ये सोचकर कि यह म्यूयांग उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने लिन जिफेंग को परेशान नहीं किया। अंदर ही अंदर उसने उसे नीचा देखा और सोचा कि लिन परेशानी के लायक भी नहीं है। लेकिन अब लिन जिफेंग स्पष्ट रूप से उसे उकसा रहा था। इससे झो वेनलोन और भी अधिक क्रोधित हो गया। तुम तो बस एक छोटे से गार्ड हो और तुम एक औरत के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो। क्या आप सचमुच अपने बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं या क्या? क्या आप यह नहीं देख सकते कि म्यूयांग आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम एक मेढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है? हालांकि झो वेनलोन गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब वह इसे अपने तक ही सीमित रख सकता था। म्यूयांग के सामने चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ शिष्टाचार बनाए रखना था, ताकि कुछ गलत न हो जाए, म्यूयांग दुखी न हो जाए या उसे अपनी सगाई तोड़ने का बहाना न मिल जाए। अन्यथा इन दिनों उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। उसमें गलत क्या है? आज रात मेरे घर आओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा, म्यूयांग ने झो वेनलोन की ओर ऐसी नजर से देखते हुए कहा जिससे उसका खून खौल सकता था। लिन जिफेंग को हिचकिचाते हुए देखकर म्यूयांग के मोहक होंठ विशेष रूप से आकर्षक लग रहे थे। उसके मन में लिन जिफेंग सिर्फ एक अस्थायी ढाल था और उसे यकीन था कि वह उसके अनुरोध को स्वीकार करने या झो वेनलोन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन फिर शब्द पूरी तरह से बाहर आने से पहले ही, शायद आज रात नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, लिन जिफेंग ने मासूम चेहरा बनाया। ये शब्द सुनकर झो वेनलोन ने मन ही मन उपहास किया। काय म्यूयांग को लगा कि यह छोटा गार्ड डरपोक और प्यारा है। लेकिन जितना अधिक लिन जिफेंग ने मना किया, उतना ही अधिक वह उसे दिलचस्प लगने लगी। ओह, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे घर क्यों नहीं आते? यह अधिक सुविधाजनक है। लिन जिफेंग ने लापरवाही से अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, स्पष्ट रूप से चौंकाने के इरादे से। उस क्षण झो वेनलोन और म्यूयांग दोनों आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या? जाओ, अपने घर जाओ। तुम जानवर। झो वेनलोन अभी तक इस कायर व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी ने अभी म्यूयांग को अपने घर आमंत्रित किया था। क्या यह आदमी पागल था? झो वेनलोन क्रोध से पागल हो गया था और म्यूयांग अपने चंचल व्यवहार के कारण भी दंग रह गई। जाओ, उसके घर जाओ। क्या बात? बहन म्यू, मेरा स्थान विशाल है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आ जाइए। मैं आज रात तुम्हारे लिए सॉसेज बनाऊंगा। मेरे घर पर सॉसेज बहुत बड़े हैं और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। लिन जिफेंग जितना मासूम दिख सकता था उतना मासूम दिख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति एक मेमने की तरह हानिरहित थी। खाना बनाओ, सॉसेज बनाओ। आपका सॉसेज और बड़ा। म्यूयांग थोड़ा स्तब्ध था, हकला रहा था और ठीक से बोल नहीं पा रहा था। यहां तक कि उसका छोटा सा मुंह भी खुला हुआ था। लिन जिफेंग को असहाय दृष्टि से देखते हुए वह शब्दों के अभाव में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह बहुत सीधा था, है ना? हम तो आज रात साथ में खाना खाने के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन उसके मुंह में यह बात इतनी अश्लील कैसे हो गई? झो वेनलोन ने लिन जिफेंग को सदमे में देखा। यदि उसके हाथ में चाकू होता तो वह संभवतः उसे काटने के लिए आगे बढ़ता। ऐसे शब्द सीधे सीधे बोलने का साहस करना। क्या यह आदमी इंसान भी है? पृथ्वी पर ऐसा आश्चर्य कैसे हो सकता है? मैं, झो वेनलोन, सोचता था कि मेरी चमड़ी पहले से ही मोटी है, लेकिन उसकी चमड़ी मेरी चमड़ी से 1,00,000 गुना मोटी कैसे है? अध्याय 120। क्या आप उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके हाव भाव में आए भारी बदलाव को देखकर लिन जिफेंग ने मासूमियत का नाटक किया। क्या कुछ गलत बोला? म्यूयांग को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि पहले तो वह थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी ही वह संभल गया। लेकिन झो वेनलोन ने उस कमीने से बहुत घृणा की। जिस महिला से वह प्यार करता था, उसके सामने ही उससे इस तरह बात करना। ऐसा लग रहा था जैसे वह झो वेनलोन की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा था।
सबसे अधिक घृणास्पद बात यह थी कि म्यू यांग इस वर्गहीन, अशिक्षित, बेस्वाद आदमी के साथ बातचीत भी कर रहा था। भले ही आप मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो, कम से कम किसी सभ्य व्यक्ति को तो चुनिए, है ना? झो वेनलोन को लिन जिफेंग के रवैये और विचारों से विशेष घृणा थी, मानो वह किसी कूड़े के टुकड़े को देख रहा हो। हालांकि लिन जिफेंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सोचता था, अगर तुम मुझसे परेशान नहीं हो तो मैं तुमसे क्यों परेशान हूं? नहीं, आप बहुत सीधे थे। जब आप बोलते हैं तो मुझे आपकी ईमानदारी पसंद आती है। अप्रत्याशित रूप से न केवल म्यू यान को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने झो वेनलोन के सामने लिन जिफेंग के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अचानक झो वेनलोन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, ये सोचकर कि यह चुलबुली महिला वास्तव में सस्ती है। मैं इन दिनों तुम्हारे प्रति इतना उदार रहा हूं और तुम कुत्तिया न केवल मुझे अनदेखा करती हो बल्कि मुझे वह नजर भी देती हो। ये सोचकर कि कैसे वह पिछले दिनों म्यू यान का पीछा कर रहा था और एक मामूली सुरक्षा गार्ड से ही पीछे रह गया, झो वेनलोन को काफी दुख हुआ। तभी कंपनी के कई कर्मचारी, पुरुष और महिलाएं, जिनमें झांग शिक्सी सहित लगभग 7 या 8 लोग शामिल थे, लिफ्ट में दाखिल हुए। इस महिला के बारे में लिन जिफेंग को उसके लिए कुछ हद तक दया आई, लेकिन जैसा कि झांग जिक्सी दयालु थी, उसने अपना सिर नीचे रखा, झो वेनलोन की ओर बढ़ी, उसके गाल तुरंत लाल हो गए। लिफ्ट में लिन जिफेंग के साथ हुई रोमांटिक मुलाकात को याद करते हुए शर्मीले ग्रामीण परिवेश के कारण उसका चेहरा अनायास ही और भी अधिक लाल हो गया। जैसे उस समय जब जिया झेंजिन ने जानबूझकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उसे लिन जिफेंग समझ लिया। उसने कोई तमाशा नहीं बनाया बल्कि चुपचाप अपना सिर नीचे करके चली गई। लिन जिफेंग को देखकर उसकी शर्म फिर से जाग उठी। म्यू यांग ने ये देखकर कुछ नहीं कहा, जबकि लिन जिफेंग ने फुर्सत का आनंद लिया। उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, खासकर तब जब लिफ्ट में कंपनी के कई सफेदपोश लोग मौजूद थे। झो वेनलोन ने झांग शिक्सी की अद्भुत सुंदरता को देखा, जो म्यू यांग से कम नहीं थी, बल्कि थोड़ी अधिक कोमल थी, और तुरंत ही उसके मन में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हुई। चूंकि वह म्यू यांग को अपने पक्ष में नहीं कर सका, इसलिए उसने सोचा कि अब अगले लक्ष्य के लिए योजना बनाने का समय आ गया है। आखिरकार वह मछली और भालू के पंजे दोनों के बिना तो नहीं रह सकता था, है ना? झो वेनलोन ने मुस्कुराते हुए लिन जिफेंग की ओर देखा। आप तियानियो ग्रुप में सुरक्षा कर्मचारी हैं, है ना? यद्यपि अपने असंतोष को दबाते हुए झो वेनलोन ने फिर भी लिन जिफेंग के साथ बातचीत शुरू की। क्या? लिन जिफेंग ने उसके चापलूसी भरे चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये बेकार सवाल नहीं है? मैंने सुरक्षा वर्दी पहन रखी है, क्या मुझे विभागाध्यक्ष होना चाहिए? उस समय म्यू यांग ने उन दो पुरुषों पर ध्यान देना बंद कर दिया, ये देखकर कि लिफ्ट कंपनी के कर्मचारियों से भरी हुई थी और वह गपशप का विषय नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने बस अपने नए खरीदे गए फोन को देखा। हे एक मजदूर हो। अचानक झो वेनलोन ने ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि लिफ्ट में मौजूद कई लोग पहले से ही उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। आप महीने में कितना कमाते हैं? क्या यह आपके खाने पीने के खर्च के लिए पर्याप्त है? ओह, मेरा एक मित्र है जिसकी कंपनी को इन दिनों एक सुरक्षा प्रमुख की आवश्यकता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे आपकी सिफारिश करनी चाहिए? हो सकता है कि आप किसी दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू लें और एक अच्छा पद पालें। ये कहते हुए झो वेनलोन अपने लालची स्वभाव को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी धूर्त निगाहें बीच बीच में झांग शिक्सी की छाती की ओर उठती रहीं। जब उन्होंने ये बातें कही तो वे अधिकतर दिखावा कर रहे थे। कई कर्मचारियों को लिफ्ट में आते देख झो वेनलोन ने उन्हें अपमानित करने का अवसर लिया। एक साधारण सुरक्षा गार्ड एक महिला के रूप में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। हास्यास्पद। लेकिन लिन जिफेंग उस तरह का नर्म खुरमा नहीं था जिसे कोई भी आसानी से कुचल सके। ओह, सुरक्षा प्रमुख, अब यह एक शानदार कार्यक्रम है, लिन जिफेंग ने ईर्ष्या भरी नजर से कहा। झो वेनलोन ने अपने दिल में निर्दयता से उसका तिरस्कार किया। पता चला कि यह एक और धन लोलुप है। फिर अपनी डिजाइनर कलाई घड़ी को छूते हुए वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि इस घड़ी की कीमत कितनी है? बोलते हुए उसने जानबूझकर अपनी कलाई घड़ी को ऊपर उठाया, ये सोचकर कि लिफ्ट में मौजूद कुछ महिलाएं उसे पहचान नहीं पाएंगी। म्यू यांग उसे इसलिए नीची नजर से देखता था क्योंकि वह उसके पैसे की गंध लेने वाले रवैये से नफरत करता था। क्या आप सोचते हैं कि आप सिर्फ इसलिए विशेष हैं क्योंकि आप अमीर हैं? आपसे अधिक अमीर लोग भी हैं जो इसका खुलकर प्रदर्शन नहीं करते, खासकर यहाँ तियानियो ग्रुप में। अगर धन की तुलना की बात आए तो तियानियो ग्रुप का हर अमीर युवा मालिक संभवतः आपको अपने पैसे से डुबो सकता है। उसका दिखावा देखकर लिन जिफेंग उससे निपटने की जहमत नहीं उठा सका और चुप रहा। यह एक असली रोलेक्स है। अंदाजा लगाओ मैंने इसके लिए कितना भुगतान किया। झो वेनलोन ने लिन जिफेंग पर निशाना साधा, लेकिन उसकी आंखें ईमानदार नहीं थीं। लिन जिफेंग अधीर हो रहा था। क्या तुम उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हो? यदि आप उसे रिझाना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए। मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? क्या आप बीमार हैं या कुछ और? अप्रत्याशित रूप से लिन जिफेंग ने सीधे अपने बगल में झांग जिक्सी की ओर इशारा किया और झो वेनलोन पर झपट पड़ा।
आखिरकार वह तियानयू समूह का कर्मचारी नहीं था, तो क्या हुआ अगर उसने श्राप दे दिया? इस आदमी ने पहले ही सबको असहज कर दिया था। झो वेनलोन इस सीधे सवाल से अचंभित रह गए। वह दिखावा करना चाहता था और बड़ा बनना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि लिन जिफेंग उसके आंतरिक विचारों को आवाज देगा। इससे वह थोड़ा घबरा गया। अगर तुम उसे रिझाना चाहते हो तो कह दो। दिखावे के लिए मुझे क्यों घसीट रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे अपने फूल को सजाने के लिए हरे पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? आप देखने में तो बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं। क्या आप बड़ा दिखने के लिए मोटी बिल्ली की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं? लड़कियों को रिझाने के लिए छोटी मोटी चालें और योजनाएं चलना सामान्य बात है, लेकिन जब आप नासमझ हो तो दूसरों की नकल करना। क्या आप दूसरों की सहनशीलता को अपनी बेशर्मी के लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तुम सचमुच अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो, है ना? लिन जिफेंग ने जब विस्फोट किया तो निश्चित रूप से झो वेनलोन को कठिन समय दिया। आप कैसे हैं? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या कुछ और? हाँ, भले ही मैं सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं अपने दिल में तियानयू समूह के बारे में क्या सोचता हूं? यदि आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ और नहीं है, तो आप खुलेआम उससे प्रपोज कर सकते हैं। मुझे इसमें क्यों शामिल किया जाए? मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूं, है ना? लिन जिफे की अचानक मुखरता ने झो वेनलोन के चेहरे को बेहद अप्रिय बना दिया। एक क्षण के लिए झो वेनलोन ने म्यूयांग की ओर देखा, लेकिन म्यूयांग ने उसे बस एक हल्की सी नजर दी और फिर चुपचाप अपने फोन के साथ खेलना जारी रखा, जबकि अन्य ने बस अपने चेहरे ढक लिए और हंसी उड़ाए। झांग शीक्सी को छोड़कर, जो ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी, बाकी लोग कमोबेश नाटक का आनंद ले रहे थे। आप झो वेनलोन ने पहले कभी अपने चेहरे पर इतनी गर्मी महसूस नहीं की थी। एक साधारण सुरक्षा गार्ड द्वारा इस तरह अपमानित किया गया था। अचानक मेरे पास शब्द नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा कि कैसे जवाब दूं। अगर पैसों की तुलना की बात करें तो लिन जिफेंग के पास उसके जितना पैसा नहीं था, लेकिन अगर बेशर्मी की बात आती है तो लिन जिफेंग की मोटी चमड़ी को दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, और वास्तव में कोई भी पहले स्थान पर दावा करने की हिम्मत नहीं करता है। आप कैसे हैं? ये तियानयू ग्रुप है, कोई यादृच्छिक स्थान नहीं है जहां आप स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकते हैं और लड़कियों को लुभा सकते हैं। अगर आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो कृपया यहां से चले जाएं, अन्यथा लिन जिफेंग ठंडी हंसी हंसने लगे। वरना क्या? झो वेनलोन ने लगभग सहज रूप से जवाब दिया। अपनी प्रतिष्ठा बचाने की हताशा में वह केवल कुछ वाक्यों के लिए लिन जिफेंग के साथ बहस कर सकता था। हाल ही में कंपनी ने कंप्यूटरों का एक बैच खो दिया। इस समय मैं बस इस बात को लेकर चिंतित हूं कि कहीं मुझे कोई बलि का बकरा न मिल जाए। यदि आप यहां दोबारा आने की हिम्मत करते हैं तो आपको परिणाम पता होना चाहिए। तियानयू ग्रुप शायद ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर सके, है ना? लिन जिफेंग अब एक बदमाश से अलग नहीं था।